मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो आज से हम शुरुआत करेंगे सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की फास्ट ट्रैक बैच। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये फास्ट ट्रैक बैच शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि क्या आप ये फास्ट ट्रैक बैच पहली बार कर रहे हैं, यानी इसके पहले आपने एफएम नहीं पढ़ा हुआ है, या आपने पढ़ा हुआ है और सेकेंड टाइम कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ओके, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर वो लग रहे हैं मुझे जिन्होंने कि एफएम इसके पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा ना कि बैच को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हम बेसिक से सारी चीजें शुरू करेंगे और ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो दोस्तों, इससे पहले कि हम सब्जेक्ट की शुरुआत करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम प्रवीण खटोड़ एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. I became chartered accountant in year 2005. So it's been 18 years since I'm a chartered accountant. After becoming CA in year 2005, I worked at Infosys, Bangalore. Then I moved to Mumbai. There I worked for a financial services company. And then in year 2007, I moved to America. There I worked for 2.5 years. And while I was in America, I pursued 2 more degree courses. One is CFA, another is CPA. CFA, as you know, it is Chartered Financial Analyst and is considered as the topmost degree in the field of finance. And CPA, just like we have CAs in India, they have CPAs in America, Certified Public Accountant. I came back to India in year 2010, and since year 2010, I am into teaching field. So it's been 12 years plus I am into the teaching field. I teach mainly 2 subjects. One is financial management economics, both at CA intermediate as well as CA final level, and also costing and SCMPE at CA final level. So these are the subjects that I teach. I had also taught CFA students. I had also taught MBA students in my early stages of career. Okay, so that was all about me. Now let us start with our subject, financial management. Okay. तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाऊं, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि जब आप ये वर्ड सुनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, मतलब क्या थॉट आते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे ही सुनते हैं तो क्या थॉट्स आते हैं, मतलब क्या चीजें आपको दिमाग में पिक्चर आती, क्या स्ट्राइक होता है? हाँ जी, बताइए। फाइनेंस को मैनेज करना। ओके। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। हाँ जी, आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन में? फाइनेंशियल रिस्क जो होती है, उन रिस्क को मिटिगेट करना, उन रिस्क को मैनेज करना, कंपनी को बचाकर रखना। बिल्कुल सही जवाब दिए दोस्तों आपने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने भी आप सी इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, आप ऑडिट पढ़ेंगे, आप लॉ पढ़ेंगे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इर्द गिर्द आसपास घूमते हैं। यानी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो सब्जेक्ट्स भी नहीं। आप इसको सोच के देखो, सपोज करो कि एक कंपनी स्टार्ट हुई है, राइट? तो उसको पैसा तो कमाना पड़ेगा, रेवेन्यूज तो जनरेट करने पड़ेंगे, पैसा कमाना पड़ेगा, राइट? पैसा होगा तभी तो अकाउंट्स आएगा, पैसा होगा, कंपनी अच्छा टर्नओवर जनरेट करेगी, जब भी तो ऑडिटर पिक्चर में आएगा, जब भी तो हम कंपनी लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करने की बात करेंगे, राइट? यानी जितनी सारी चीजें हैं एक्चुअली वो फाइनेंस के आसपास घूमती है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं आपसे ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करूं कि ऑफिशियली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो गौर फरमाइएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स so as to achieve the basic objective of financial management, that is wealth maximization. दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स रेज करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मिस्टर अंबानी को एक प्रोजेक्ट लगाना है, उन्हें फंड्स की जरूरत है, उन्हें 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। क्या है ये? क्या ये अकाउंट्स है? क्या ये ऑडिट है? क्या ये लॉ है? क्या ये ITSM है? नहीं, ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। एक मिनट, यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए लोगों से रेज करे और गलत प्रोजेक्ट में लगा दिए तो, राइट? सो इट इज कंसर्न्ड विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फंड्स। और क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे हैं हम यहां पर? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोस्तों, 2 टर्मिनोलॉजीज है मैं आपके सामने रख रहा हूं। वन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अनदर इज कॉल्ड एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक ही बात है या अलग अलग बात है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ही बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। ऐसा प्रॉफिट बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ेगी,
क्या डिफरेंस हो सकता है? मतलब ये तो आप पहचान गए कि हाँ बात तो कुछ अलग है। प्रॉफिट मोर देन वेल्थ होता है, अदर वे अराउंड बोलूं मैं, वेल्थ मोर देन प्रॉफिट होती है। तो इसके लिए दोस्तों आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज करो कि हम एक कंपनी का यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं। एक कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट प्रॉफिट्स में है या लॉसेस में है? पेटीएम प्रॉफिट्स में है या लॉसेस में है? लॉसेस, यस। पेटीएम इज इनटू लॉसेस, राइट। पॉलिसी बाजार आपने नाम सुना होगा, प्रॉफिट्स में या लॉस में है? लॉस में, राइट। दोस्तों सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, यस। व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या आपने एक रुपया भी कभी दिया है व्हाट्सएप चलाने के लिए? 1 रुपया। व्हाट्सएप डाउनलोड फ्री, व्हाट्सएप चलाना फ्री। क्या कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन है? नहीं है, राइट। दोस्तों जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था आज से 10-12 साल पहले, तब जब लोगों ने पहली बार व्हाट्सएप की एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी तो उसका डाउनलोड फ्री था और 1 साल तक आप उसको फ्री में चला सकते थे। उसके बाद व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन थी कि अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा यूज करना है तो फिर आपको 500 रुपीज का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 500 रुपीज का एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो लोगों ने कहा ठीक है ना, अभी तो डाउनलोड करो। अभी कितने साल फ्री है? 1 साल, है ना। हम क्या सोचते हैं यार, अब बाद में देखेंगे ना, जब ये 1 साल खत्म होगा तब का तब सोचेंगे। खूब सारे लोगों ने व्हाट्सएप डाउनलोड करा, व्हाट्सएप पॉपुलर होता गया। आप सभी के सेलफोन में व्हाट्सएप है। आप जब नया सेलफोन खरीदते हो तो सबसे पहली दूसरी जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वो भी व्हाट्सएप ही है। व्हाट्सएप लोगों ने डाउनलोड करा, उस पर चैटिंग शुरू करी, सारे फैमिली के ग्रुप्स बन गए, फ्रेंड्स के ग्रुप्स बन गए, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि आपका 1 ईयर खत्म हो चुका है, अब आपको 500 रुपीज देने हैं इसको यूज करने के लिए। क्या आपने कभी भी 500 दिए? नहीं। वो जैसे ही पॉपअप आता था वो फिर से टाइम लिमिट देता था कि अभी 30 डेज और है, हम उसको इग्नोर करते थे कि अभी 30 दिन और निकल जाना। इस तरीके से क्या हुआ कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देता रहा लेकिन लोगों ने उसको पेमेंट नहीं किया। यानी हद इस तक हो गई कि ठीक है 500 रुपए लग रहे हैं, नहीं यूज करने दे रहे हैं, अनइंस्टॉल, खत्म, खेल खत्म। नया यूज कर लेंगे, हम टेलीग्राम यूज कर लेंगे, हम वीचैट यूज कर लेंगे, भाई कहां कमी पड़ रही है, हम इंस्टाग्राम का मैसेंजर यूज कर लेंगे, हम फेसबुक का मैसेंजर यूज कर लेंगे, ऐसा भी क्या है, राइट। दोस्तों व्हाट्सएप का रेवेन्यू ही 0 है। रेवेन्यू व्हाट्सएप का कितना है? 0। आपने 1 भी रुपया दिया क्या? नहीं। व्हाट्सएप का रेवेन्यू 0, राइट। क्या व्हाट्सएप का खर्चा नहीं होता? वहां पे टेक्निकल स्टाफ बैठा हुआ है, इंजीनियर्स बैठे हुए, उनके इतने सारे डेटा सर्वर लगे हुए, ऑफिस की स्पेस है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस के खर्चे हैं, यस, उनका खर्चा होता है बहुत सारा। यानी व्हाट्सएप इज इनटू प्रॉफिट और व्हाट्सएप इज इनटू लॉस। अभी तो व्हाट्सएप आपसे 1 भी रुपया नहीं ले रहा है। अच्छा, क्या व्हाट्सएप आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है? नहीं। जैसे बाकी कोई फ्री एप्लीकेशन आप दूसरी अपने सेलफोन में डाउनलोड, तो नीचे छोटा सा एप्लीकेशन आ जाता है, 2-3 है ना, एडवर्टीजमेंट आता है 2-3 लाइन का, बाकी ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं होता। व्हाट्सएप शुरू करते हैं सीधे वो सर्विस देना शुरू करता है, यस। व्हाट्सएप की रेवेन्यू साइड इज 0, व्हाट्सएप के एक्सपेंसेस काफी सारे हैं, व्हिच मींस व्हाट्सएप इज इनटू लॉस। लेकिन क्या आपको पता है आज से 5 साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया था, खरीदा था, मालूम है कितने में? $19 बिलियन। और $19 बिलियन को अभी आप इंडियन रुपीस में ट्रांसलेट करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़। जो सिर्फ मैसेजिंग की एप्लीकेशन है उसका वैल्यूएशन कितना है? 1,50,000 करोड़। व्हाट्सएप ने क्या किया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वेल्थ में। अब आप डिफरेंस समझेगा कि क्या होता है डिफरेंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर फ्लैशबैक में आइए और व्हाट्सएप जब शुरू हुआ था और व्हाट्सएप अगर प्रॉफिट कमाने की सोचता कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि एक नॉर्मल बिजनेसमैन, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन क्या सोचता है? प्रॉफिट चाहिए यार मुझे, मैं दुकान लगाकर बैठा हूं, मुझे जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा मुझे रेवेन्यू चाहिए। अगर व्हाट्सएप ये मेंटालिटी रखता कि नहीं मेरे बॉस एक्सपेंसेस तो हैं, मुझे रेवेन्यू चाहिए, और व्हाट्सएप एनुअल सब्सक्रिप्शन शुरू कर देता, तो आज जितने सैकड़ों करोड़ मोबाइल में, सैकड़ों करोड़, दुनिया की आबादी 700-800 करोड़, 8 बिलियन हो गई, अब 800 करोड़, सैकड़ों करोड़ लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप है। क्या इतने लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप होता अगर वो चार्ज करता? तो नहीं। तो फिर उस केस में वो चार्ज करता तो प्रॉफिट तो कमा लेता कुछ चंद करोड़ रुपए, 50-100-200 करोड़ रुपए। लेकिन क्या फिर फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदता? नहीं खरीदता। वो बोलता अभी ये तो कंपटीशन में ही नहीं, छोटा सा तो प्लेयर है, इसके क्या कुछ छोटे से ही तो इसके सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने क्या करा? व्हाट्सएप परस्यूड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। मुझे आज प्रॉफिट नहीं कमाना है,
मैं लॉस खाऊंगा लेकिन अपना मार्केट शेयर बढ़ाता जाऊंगा, और एक बार जो मार्केट शेयर पर मेरा कब्जा हो जाएगा, जब मैं इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हो जाऊंगा, तो फिर कोई भी बड़ी कंपनी आकर मुझे खरीद लेगी। फ्लिपकार्ट वॉज इनटू लॉसेस। क्या आपको मालूम है कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा था 4 years ago 70,000 करोड़ रुपीस देकर। कितने? 70,000 करोड़ रुपए देकर, जबकि फ्लिपकार्ट लॉस में था। अगर फ्लिपकार्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जाता तो क्या वो उतना बड़ा बन पाता? नहीं बन पाता। और नहीं बनता तो क्या वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को खरीदता? जब फ्लिपकार्ट उतना बड़ा ही नहीं होता तो वॉलमार्ट बोलता हाँ फिर मैं क्यों खरीदूं? क्या फ्लिपकार्ट को 70,000 करोड़ रुपीस मिलते हैं? नहीं। तो हमारा लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोस्तों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, और मालूम है कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है? कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना। वहां कॉस्ट सेव करते हो आप, कॉस्ट रिड्यूस करते हो, एक ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस लेकर आते हो, एंड सो ऑन, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका ऑब्जेक्टिव हुआ? कॉस्टिंग सब्जेक्ट का, ग्रुप 1 का, राइट। हम आ चुके हैं ग्रुप 2 में। यहां पर हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव है क्या? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो दोस्तों, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव। रिलायंस जियो शुरुआत में लॉस खाया, फ्री में बांटा। व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि जियो इतना बड़ा प्लेयर बन जाए कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो जाए, मुझे प्रॉफिट अभी कमाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? और लाइफ में सुपीरियर ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। और वही हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, राइट। आई होप दोस्तों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, राइट। देखा जाए तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये बैलेंस शीट के आसपास ही घूम रही है, राइट। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है बैलेंस शीट के आसपास ही घूम रही। तो मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो दोस्तों, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? इस तरफ लायबिलिटी साइड में इक्विटी होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेट एक्सेट्रा। इस तरफ आती हैं करंट लायबिलिटीज, उस तरफ आती हैं फिक्स एसेट्स, और नीचे आती हैं करंट एसेट्स। यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा इस बैलेंस शीट के आसपास घूमेगा, जिसमें जो लायबिलिटी साइड है इट विल बी रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एंड द एसेट साइड वुड बी कंसर्न्ड विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स। तो हमारे पूरे सिलेबस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में 9 चैप्टर्स हैं, उन 9 चैप्टर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। आप ऐसा मान के चलिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सीए इंटर में अभी यहाँ पे आपने एग्जाम्स दी, आप सीए फाइनल में आ गए, आपने सीए फाइनल दिया, आपने बहुत सारे जीएमसीएस, आईटी, ये सारी ओटी, ये सारी क्लासेस करी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैग लग गया आपके ऊपर। आपने कैंपस इंटरव्यू दिया, वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया। सपोज करो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पर जॉब का ऑफर लेकर आए थे, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इंटरव्यू दिया, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ आपका फाइनेंस की फील्ड में, राइट। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप फाइनेंस की फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। अब आपने कंपनी में ज्वाइन किया, आपको मिस्टर मुकेश अंबानी जी की तरफ से एक मैसेज आया है ना, कंपनी का इंटरनल मैसेज चलता है, मैसेज आया, उन्होंने बोला, हे मिस्टर सीए, वी हैव अ प्रोजेक्ट इन विच वी हैव टू इन्वेस्ट 25,000 करोड़। अभी उन लोगों के दिमाग में स्कीम आती रहती है ना, नई नई, जो बड़े लोग रहते हैं, राइट, उनका पैसा रहता है, तो पैसे, वो पैसे से पैसे बढ़ाते जाते, तो उनको नए नए बिजनेस दिखते जाते, राइट। उन्होंने बोला, मिस्टर सीए, वी हैव अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000 करोड़ रुपीज, वी नीड टू रेज मनी फॉर दैट। हमें क्या करना है? उसके लिए पैसा रेज करना, फुल स्टॉप, दैट्स इट। इतना छोटा सा मैसेज उन्होंने लिख दिया ना। अब आपका दिमाग चलने लगा, यार पैसा रेज करना है, पैसा रेज करने कोई ऑडिट वाला तो नहीं आएगा, लॉ वाला तो नहीं आएगा, आईटी वाला तो नहीं आएगा, अकाउंट्स वाला भी नहीं आएगा। अकाउंट्स वाला क्या करता है? पैसा रेज हो जाता है ना, उसकी अकाउंटिंग एंट्री लिखता है, राइट। ओके, पैसा रेज कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। हाँ जी। अब पैसा आप कहां से रेज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए? मुझे बताइए, कहां से पैसा रेज कर सकते हैं? पब्लिक से आईपीओ लेकर आ सकते हैं, एफपीओ लेकर आ सकते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, कि हम मार्केट से पैसा रेज कर लें। और बताइए कहां से पैसा? डेट ले सकते हैं, जैसे बैंक से ले सकते हैं, या फिर हम बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं, रिलायंस के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। और कहां से रेज कर सकते हैं? हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं शेयर्स का, यानी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाएं, पब्लिक में हो हल्ला ना करें, कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स को बुलाएं और उनको बोल दें हमारे प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें फंड्स रेज करना है, राइट। सो देयर आर सो मेनी सोर्सेस फॉर रेजिंग दी फंड्स।
अब अपनी सोच को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। अंबानी जी ने बोला जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाता हूं लोन लेने के लिए तो एसबीआई मुझसे चार्ज करता है 7% इंटरेस्ट, 7-8% इतना इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही ना इंडिया में लोन लेंगे आप तो। अब जब हम होम लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% के आसपास, यस 8-9% बोल दो कुछ भी, 8-9-10%। तो अंबानी जी जब लोन लेंगे तो डेफिनेटली उनको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, बट फिर भी एफडी के बराबर तो उनको देना ही पड़ेगा। ओके 7% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अंबानी जी कहते 7% में नहीं चाहिए पैसा, मुझे 2% में चाहिए, 2%। हमने कहा क्या बात कर रहे, 2% में भी पैसा मिलता है? उन्होंने कहा यस मुझे चाहिए। अमेरिका, यूरोप, जापान, आपको मालूम है ऐसी कंट्रीज यहां पर मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 0%, 1%, 2%, 3%, इतने कम में वहां पर लोन मिल जाता है, राइट। क्योंकि ये सारी वेल्दी कंट्रीज है, वहां पर इतनी ज्यादा धन दौलत है कि वहां पर पैसा आपको लिक्विडिटी भी ज्यादा रहती, इजीली रेस करने को मिल जाता है और सस्ते में, राइट। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप किसी कंपनी में पोस्टेड होंगे तो आपका दिमाग क्या सिर्फ इंडियन सोर्सेज ऑफ फंड्स पे चलना चाहिए, फॉरेन सोर्सेज जैसे हो सकता है कि आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इश्यू कर दें या आप यूरो बॉन्ड्स इश्यू कर दें। ये मैंने कुछ नाम बोले जो आपने शायद पहली बार सुनेंगे, यूरो बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, यस। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक सीए को पता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये है हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसमें कि हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी किन किन सोर्सेज से हम पैसा रेज कर सकते हैं। जैसे एक होते सूमो बॉन्ड्स, एक होते मसाला बॉन्ड्स, नाम सुन रहे हो, सूमो बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स, राइट। तो ये बहुत सारे तरह के सोर्सेज होते हैं पैसा रेज करने के, राइट। ये सारे का नॉलेज हम यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेंगे। चलो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज आ गए आपके सामने। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि अब बहुत सारे सोर्सेज हैं तो मैं किस सोर्स से पैसा रेज करूं। देखो मिस्टर अंबानी जी को ऐसा नहीं कोई मना कर देगा, कोई मना करेगा क्या कि नहीं आपको पैसा नहीं देंगे, आप तो ले जाओ जितने चाहिए आप ले जाओ। हाँ तो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो कहां से पैसा रेज करें, तो अब उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ कैसे वो सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बताइए। वेरी गुड, जहां पर वो सबसे सस्ता मिले, राइट। एंड हियर कम्स इनटू पिक्चर आवर सेकंड चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो इफेक्टिवली कितना हमें कॉस्ट देना पड़ रहा है। अच्छा बैंक में भी आपको मालूम है ना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइनली कॉस्ट नहीं होती, प्रोसेसिंग चार्जेस और दूसरे सारे मॉर्गेज, डी मॉर्गेज, ये प्रोसेसिंग फीस, ये आपने सुना होगा ना, ये भी तो सारे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे ना। वैसे ही जब आप फॉरेन से पैसा रेज करते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट देना है सिर्फ वो कॉस्ट नहीं है, अगर करेंसी रेट्स, एक्सचेंज रेट्स चेंज हो गई तो वो भी तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। या फिर बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होंगे जो हमें हेल्प करेंगे फॉरेन से पैसा रेज करने में एंड सो ऑन, तो वो सब भी तो हम इनबिल्ट करेंगे, यस। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में जितने सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उन सभी की क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट, कि यहां से कितने में बैठ रहा है। मैं 25,000 करोड़ यहां से रेस करूं तो कितना फाइनली मुझे इफेक्टिवली देना पड़ रहा है, मैं सेकंड सोर्स से रेस करूं तो कितना देना पड़ रहा है। ऑब्वियसली मैं एज अ बिजनेसमैन वहां से रेस करूंगा जहां से मुझे सबसे सस्ते में मिल रहा है, राइट। तो वो कैलकुलेशन कैसे करना वो है हमारा सेकंड चैप्टर। यानी फर्स्ट चैप्टर इज मोस्टली थियोरेटिकल, क्या क्या सोर्सेज है, सेकंड चैप्टर इज कैलकुलेशन बेस्ड प्रैक्टिकल, राइट। सपोज करो दोस्तों कि दो ही सोर्सेज है हमारे पास, है ना, दो सोर्सेज, बस दो सोर्सेज हैं। एक है डेट यानी बैंक का लोन और दूसरा है इक्विटी, और दूसरा क्या है, इक्विटी। कंपनी की नजरों से सोचना, कंपनी की नजरों से, है ना, इन्वेस्टर की नजरों से नहीं, जो पैसा दे रहा है उसकी नजरों से नहीं। हम कंपनी है, हम रिलायंस है, हम पैसा ले रहे हैं, है ना। हमारे लिए अगर दोनों ही बराबर कॉस्ट लग रही हो, यानी इक्विटी वाले को भी वही रिटर्न देना है जो कि डेट को देना है, तो हमारे लिए दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, यानी लेस रिस्की कौन सा होगा। इक्विटी से फंड रेज करना लेस रिस्की कंपनी के लिए या डेट से फंड रेज करना लेस रिस्की है। इक्विटी से फंड रेज करना लेस रिस्की, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि कल को बाय चांस इस प्रोजेक्ट में लॉस हो गया, क्या इक्विटी वाला आपकी चौखट पर आ सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है कि लाओ मेरे पैसे? नहीं कमाया तो नो डिविडेंड्स। अच्छा इक्विटी को तो रिटर्न ऑफ कैपिटल भी नहीं करना है ना। लेकिन डेट के केस में हम फंस जाएंगे। अगर मान लो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वी इनकर सम लॉसेस, तो फिर डेट वाला तो उसकी इंस्टॉलमेंट मांगेगा, ब्याज मांगेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस लाएगा, हमने कुछ एसेट्स गिरवी रख रखी होगी उसको बेचने की बातें करेगा, पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा कि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया एंड सो ऑन। क्या इक्विटी ऐसा कुछ भी कर सकता है? नो। तो कहां से फंड रेज करना ज्यादा सेफ है? इक्विटी से।
लेकिन अब आप इक्विटी की नजर से सोचो कि इक्विटी वाला क्या आपसे उतनी ही कॉस्ट लेगा जितना डेट वाला ब्याज ले रहा है, या वो ज्यादा रिटर्न मांगेगा? ज्यादा रिटर्न मांगेगा। जैसे आपके पास, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए रखे हैं, राइट? आप किसी को लोन दे रहे हैं और आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं नहीं, लोन मत दो, उस कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाओ। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, फिर मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, क्योंकि मैं जब इक्विटी शेयर में पैसा लगाऊंगा एज एन इन्वेस्टर तो मेरी रिस्क है। आप समझ रहे हो? आप हो इन्वेस्टर, सपोज, है ना, मैं हूं कंपनी। अगर आप इक्विटी हो, इक्विटी इक्विटी, आपने मुझे पैसा दिया तो मैं सेफ हूं, पर आप रिस्क पर हो। और अगर आप डेट वाले हो, सपोज, है ना, और आपने मुझे पैसा दिया तो मेरी रिस्क है, क्योंकि मेरी लायबिलिटीज आएगी, मेरी एसेट्स गिरवी रखी रहेंगी, राइट? ओके। तो जनरली कॉस्ट ऑफ फंड्स किसकी ज्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ फंड्स किसकी कम होगी? इक्विटी की कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा होगी, डेट की कॉस्ट ऑफ फंड कम होगी। तो एक काम करें, सारा पैसा डेट से ही रेस कर ले। नहीं, क्योंकि सारा पैसा अगर आपने डेट से रेस करा है तो फिर आपकी कंपनी पर रिस्क बहुत ज्यादा होगी कि कल को थोड़ा सा भी रिसेशन आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी हो गया, जैसे कोविड के लॉकडाउन्स लग गए, अब इंस्टॉलमेंट तो ड्यू है, ब्याज तो ड्यू है, राइट? क्या करेंगे? लेकिन ये इक्विटी से पैसा ले रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कमा रहे, नहीं देंगे, राइट? तो क्या कंपनी सिर्फ सस्ता देखती है या सस्ता और रिस्क दोनों देखती है? सस्ता और रिस्क दोनों। डेट सस्ता है, यस, पर उसमें रिस्क है हमें, यस। इक्विटी महंगा है, इक्विटी से अगर हम फंड रेस करेंगे तो महंगा पड़ेगा, हाँ, पर रिस्क कम है, क्योंकि हमें उनको कोई डेडलाइन नहीं कि आपको पेमेंट करना है, राइट? तो फाइनेंशियल मैनेजर पता है क्या करता है? वो डेट का और इक्विटी का एक मिक्स बनाता है। प्रेफरेंस को भी लेकर आ जाओ, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स को भी लेकर आ जाओ, आप सारे सोर्सेस को लेकर आ जाओ, सारे सोर्सेस का एक ऐसा मिक्स बनाता है जिससे कि रिस्क भी एक लेवल से ऊपर न जाए और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो, यानी ही हैज टू स्ट्राइक अ balance between cost of funds as well as risk, right? So here comes into picture our third as well as fourth chapter. In third chapter we will learn how to design the capital structure. क्या सीखेंगे दोस्तों? कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है, कितना इक्विटी रखना, कितना डेट रखना, ताकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम से कम रहे और रिस्क भी एक लेवल से ऊपर नहीं जाए, राइट? और ऐसा ही दोस्तों हमारा फोर्थ चैप्टर होता है विच इज लेवरेजेस, राइट? जिसके अंदर भी हम यही सीखते हैं कि डेट का कितना मिक्स, प्रेफरेंस का कितना मिक्स एंड सो ऑन, राइट? दोस्तों इस तरीके से अब आपको एक चीज तो मालूम चल गई, क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में अब आपको नॉलेज आ गया। आपको वेरियस सोर्सेस पता है, उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना वो पता है, उनका मिक्स कैसे बनाना वो पता है, राइट? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हो गया। व्हाट नेक्स्ट? यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स, राइट? अब मिस्टर अंबानी जी को आप बोलेंगे कि आपने जो 25,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट दी थी वो हमने पूरी एनालाइज कर ली है। इन सोर्सेस से, इस सोर्स से हम 10,000 करोड़ रेस करेंगे, उस सोर्स से हम 10,000 करोड़ रेस करेंगे और इस सोर्स से हम 5,000 करोड़ रेस करेंगे। कॉस्ट भी कम रहेगी, रिस्क भी कम रहेगी, ये सबसे ऑप्टिमम है। अब मिस्टर अंबानी जी बताइए कि क्या था वो आपके सामने प्रोजेक्ट? मिस्टर अंबानी जी ने बोला हम रिटेल मॉल शॉपिंग मॉल, हम शॉपिंग मॉल्स ओपन करेंगे अक्रॉस इंडिया। ये है मेरा प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे जमीन खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ब्रांड्स को लेकर आना पड़ेगा मॉल में, राइट? 25,000 करोड़ को लेकर मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट है। हमने कहा मिस्टर अंबानी जी फिर आपने कुछ सिटीज सोची होगी ना कि कहां पर? उन्होंने कहा एक मिनट, मैंने तुमको रखा है, तुमने मुझको रखा है, तो सिटीज कौन बताएगा? अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पता है आपको 25,000 करोड़ तो आ गए, अब क्या करना पड़ेगा आपको कि इन पैसों को आखिर कहाँ लगाएं? इंडिया में काफ़ी सारे शहर हैं, मुंबई में भी हम मॉल लगा सकते हैं, दिल्ली में मॉल लगा सकते हैं, अहमदाबाद में मॉल लगा सकते हैं, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बहुत सारी सिटीज़ हैं। पैसे कम पड़ जाएंगे, जगह कम नहीं पड़ेगी। तो अब आपको क्या सोचना है कि कौन सी जगह पर मॉल मुझे लगाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा? क्या मैं बेंगलोर में मॉल लगाऊँ या पुणे में लगाऊँ? तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी ना, बेंगलोर की स्टडी करनी पड़ेगी, पुणे की स्टडी करनी पड़ेगी, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ मॉल का कल्चर क्या है, अभी कितने मॉल्स हैं, कितनी कंपटीशन है, किन एरियाज में मॉल की ज़रूरत है, कहाँ वैक्यूम है, ये स्टडी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस, इट कम्स अंडर आवर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या क्या सीखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, राइट? जब मिस्टर अंबानी ने रिलायंस जियो शुरू किया होगा बैक इन ईयर 2016,
तो क्या ऐसा हुआ होगा कि एक रात उनको सपना आया कि एक पूरे भारत में मेरा नेटवर्क होना चाहिए और मैं तो कल दिन उठते से ही बस रिलायंस जियो शुरू कर रहा हूं, ऐसा हुआ होगा? या उसके पहले 6 महीने लगे होंगे सिर्फ प्लानिंग में? 6 मंथ्स कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्लानिंग कि क्या है ये बिजनेस, क्या है इस बिजनेस का फ्यूचर, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना रिटर्न होगा, क्या डिमांड आएगी एंड सो ऑन। ये सब किया होगा या नहीं किया होगा? यस। ये कहां आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कि कहां किस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएं, राइट? दोस्तों, जब हम प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन करेंगे तो प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन, किस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे? अपने जनरल नॉलेज से बेसिक बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे आप जिसमें फायदा ज्यादा हो। लेकिन हाँ मतलब जिसमें फायदा ज्यादा हो इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। रिस्क एनालिसिस, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को करेंगे तो सिक्के के दो पहलू होते हैं कि फायदा तो दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जितना फायदा उससे ज्यादा रिस्क है। आपको दोनों एस्पेक्ट बैलेंस करने हैं, क्योंकि एक आपने देखा और इस प्रोजेक्ट में फायदा बहुत ज्यादा है, जैसे कोल माइनिंग, कोयले की खदान, कोल माइनिंग, इसमें फायदा है नुकसान है? फायदा है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्क है। कल को किसी एनवायरमेंटलिस्ट ने आकर कुछ इश्यू क्रिएट कर दिया या गवर्नमेंट ने आपका कोल माइनिंग पर बैन लगा दिया, बिजनेस ठप, रिस्क है। यस, तो आपको दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस करना पड़ता है, राइट? तो हम जब भी प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करेंगे तो दो चीजें देखेंगे, रिटर्न्स भी देखेंगे और रिस्क भी देखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। कितने चैप्टर्स हो गए दोस्तों? 6। इसमें से 4 चैप्टर्स किससे रिलेटेड है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और 2 चैप्टर किससे रिलेटेड है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स, राइट? ये बच गए यार नीचे दोनों, क्या? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। वैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को मैं नेट करूं तो क्या आता है? नेट करंट एसेट्स, और उसका एक और नाम होता है वर्किंग कैपिटल, राइट? यस। बिजनेस को बनाती तो फिक्स एसेट्स हैं, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए करंट एसेट्स। आपने पहले कभी सुना है ना? यस। बिजनेस क्रिएट तो आपने कर दिया, बट जैसे आपने मशीन लगा दी, प्लांट लगा दिया, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं है, उसके लिए लेबर को देने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर क्या मशीन पड़ी पड़ी किसी काम की है? नहीं, राइट? तो बिजनेस बनाती है फिक्स एसेट्स, लेकिन चलाती हैं करंट एसेट्स, राइट? तो एक कंपनी के अंदर ना प्रॉपर लिक्विडिटी होनी चाहिए। आप समझते हो लिक्विडिटी का मीनिंग क्या है? लिक्विडिटी का देखो सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एक शॉपकीपर एक किराने की दुकान लेकर बैठा है, उसके गल्ले में पैसे नहीं है, नहीं माल रखा हुआ है सारा, पर गल्ले में पैसे नहीं है। एक सप्लायर आया, उसने बोला बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगले 15 दिन तक एक स्कीम है, आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, या प्रोडक्ट बुक कर लो। आपके पड़ोसी ने भी बुक करा, इधर वाले ने, और उसने भी बुक करा है। अपने गल्ला खोलकर देखा पैसे, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे? नहीं, गई अपॉर्चुनिटी हाथ से, और अपॉर्चुनिटी गई तो प्रॉफिटेबिलिटी भी गई। यस। तो बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हर वक्त होनी चाहिए, राइट? और ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इज दैट क्लियर? ओके। 7 चैप्टर्स हो गए हमारे, पूरी बैलेंस शीट कवर हो गई। यस। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ प्रॉफिट कमाएंगे हम। देखो, कहीं से हमने फंड्स लिया तो उनको पैसा देना पड़ेगा, बट हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो पैसा आएगा, राइट? नेट 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 हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचेगा। अच्छा, ये जो प्रॉफिट मैंने वर्ड बोला है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम इंटरेस्ट पे कर चुके होते हैं या नहीं? इंटरेस्ट, यस। इंटरेस्ट देने के बाद ही हम बोलते हैं ना दिस इज माय नेट प्रॉफिट। यस। इस नेट प्रॉफिट पर कुछ लोगों की आस होती है, इक्विटीज। यार उन्होंने आपको पैसा दिया, और पैसा देते वक्त उन्होंने एक भी शर्त नहीं रखी। उन्होंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि इतना तो डिविडेंड चाहिए और ऐसा वैसा, नहीं। लेकिन कंपनी की क्या जिम्मेदारी बनती कि वो अब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करे इस नेट प्रॉफिट से। यस। एंड हियर कम्स इनटू पिक्चर आवर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजंस, कि आखिर हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए। एक काम करो ना, जो सारा कमा सारा दे दो डिविडेंड। सही लग रहा है क्या? नहीं। एक काम करो, 1 रुपया भी मत दो डिविडेंड, सारा रख लो। सही लग रहा है क्या? नहीं। सो कंपनी हैज टू डिसाइड कि कितना डिविडेंड दे और कितना रखें। इज दैट क्लियर? वो कैसे डिसाइड करना वो हम सीखेंगे कहां पर? डिविडेंड डिसीजंस। दोस्तों, आज की दुनिया में क्या होता है कि आपने बिजनेस चला रहे हो आप, और आपने देखो हाँ यार पिछले साल मेरा सेल्स था सपोज 10,000 करोड़, और नेक्स्ट ईयर मेरा सेल्स हो गया 11,000 करोड़। अब बताइए कि कंपनी ने प्रोग्रेस करी या नहीं करी? करिए। 10,000 करोड़ से और उससे 11,000 करोड़ हुआ है, तो प्रोग्रेस तो की है। आर यू हैप्पी अबाउट द प्रोग्रेस? यस। 10,000 करोड़ से कहां पहुंच गए? 11,000 करोड़। लेकिन जैसे ही जिस पल आपको पता चलेगा कि आपका कॉम्पिटिटर जो पहले 10,000 पर था वो 12 पे पहुंच चुका है, अब आप खुश होंगे? नहीं, सारी खुशी गई हमारी। तो दोस्तों, अल्टीमेटली आप कॉम्पिटिटिव रहे या आप लेस कॉम्पिटिटिव हो गए,
लेस कॉम्पिटिटिव हो गए। तो अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, 20 साल 25 साल 50 साल तक चलाना है, तो आपको सिर्फ अपने आप को देखना है या सबके बीच में आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो वो देखना है। सबके बीच में कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो वो देखना, विच मीन्स यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स। कैसे करोगे कंपेयर? एंड हियर कम्स इनटू पिक्चर आवर नेक्स्ट चैप्टर, रेशियो एनालिसिस। रेशियोज हम रेशियोज नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना, उसका कितना, हमारा टर्नओवर में ग्रोथ कितना, उसका कितना, राइट? ये सारे रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना। कंपेयर करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, दुनिया कंपेयर करती ही नहीं करती? करती है। बैंक्स आपस में कंपेयर करते हैं, यस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो अपने आप को एयरटेल से कंपेयर करता है, वोडाफोन आइडिया से कंपेयर करता है, यस। मारुति सुजुकी अपने आप को ह्युंडई से कंपेयर करता है, टाटा मोटर्स से कंपेयर करता है, महिंद्रा से कंपेयर करता है, यस। So here comes into picture our next chapter, ratio analysis, and it makes us a perfect financial manager. देख लो, सारी बैलेंस शीट कवर हो गई शुरू से लेकर आखिरी तक, साल शुरू करने से लेकर साल अंत करने तक, डिविडेंड देने तक, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने तक। ये है दोस्तों हमारे 9 टॉपिक्स जो कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करने हैं। मैं दाद देता हूं सी इंस्टीट्यूट की, कितना शानदार उन्होंने करिकुलम यहां पर डिसाइड किया कि पूरा का पूरा बैलेंस शीट में सारी चीजें कवर हो गई। आप एक भी चीज बता दो जो छूट रही है, सारी चीजें कवर्ड है शुरू से लेकर आखिरी तक, पैसा रेस करने से लेकर पैसा लगाने तक, उस पर प्रॉफिट कमाने से लेकर प्रॉफिट बांटने तक, और अपने आप की परफॉर्मेंस को दूसरे से कंपेयर करने तक। दोस्तों ये है हमारा सिलेबस, राइट? अब हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अल्टीमेटली एक ही टारगेट होता है कि सर जो एग्जाम में पेपर आने वाला है ना वो हमसे अच्छे से बन जाए। अच्छा, बन जाए का मीनिंग क्या होता है कि वहां जो सारे कॉन्सेप्ट्स पूछने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में हो, कवर हो, क्लियर हो, और वहां जो क्वेश्चंस आने वाले हों वो क्वेश्चंस हमारे करे हुए हों, तो और ही अच्छा सोने पे सुहागा, मतलब देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता सीए में, राइट? तो दोस्तों हम जो नोट्स पढ़ेंगे आखिर उन नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी। स्टडी मटेरियल कवर करना ही करना है क्योंकि उसमें से तो पेपर बनता ही बनता है, राइट? साथ ही साथ दोस्तों मैं प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर करूंगा, जो कि पहले एफएम जो था ना उसमें प्रैक्टिस मैनुअल था, उसके वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो स्टडी मटेरियल में हैं, जो नहीं है वो मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिस मैनुअल से ले लिए, राइट? यानी जो अपनी अल्फा एकेडमी की किताबें हैं, राइट, उसके अंदर स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस मैनुअल के वो सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टडी मटेरियल में आईसीआई ने कवर नहीं करे लेकिन पूछ लेते सीधे एग्जाम में उठाकर प्रैक्टिस मैनुअल से, राइट? पास्ट एग्जाम पेपर्स कवर करना बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है लेवल ऑफ एग्जाम्स क्या होगा, राइट? हाँ, फ्यूचर एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन आने वाला है, यस। तो आईसीआई क्या करता है ना, जब भी पेपर बनता है तो एक आध गुगली फेंक देता है, या बच्चों ये करके दिखाओ। तो वो जो फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चन है वो आईसीआई कैसे बनाता है, देखो जो सिलेबस तो उन्होंने डिजाइन कर रखा है, वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे क्या होता है कि उन्होंने सीधा कैलकुलेशन तो आपको समझा दिया, बट एग्जाम में धीरे से गुगली फेंक दी, स्पिनर फेंक दिया और रिवर्स कैलकुलेशन पूछ लिया, तो आपने वो भी आना चाहिए, राइट? तो वो सारे भी एस्पेक्ट मैंने कवर किए हुए, राइट? फिर इसके बाद रिविजन टेस्ट पेपर, आरटीपीस, है ना? सप्लीमेंट्री मटेरियल जो आईसीआई समय समय पर अपनी वेबसाइट पर या फिर जो स्टूडेंट जर्नल आती है उसमें कभी कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स दे देता है, वो चीज कवर करी हुई। एंड अदर फेमस ऑथर बुक्स, जहां से कि जो आपने कभी देखा होगा आईसीआई रिकमेंड करता है कुछ ऑथर्स को, तो उन ऑथर्स की किताबों के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो भी है, राइट? यानी ये जो अपने अल्फा एकेडमी के नोट्स होंगे ना, सिर्फ अगर आपने इसको कर लिया तो जितनी सारी चीजें लिखी हुई है सारी उसके अंदर कवर्ड है। सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ किताबें कर लें और बाकी कुछ नहीं करें तो चलेगा? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप सही समझे बिल्कुल। सिर्फ ये किताबें कर लीजिए, इसके अंदर ये सब कवर्ड है। सर इसका मतलब है कि अगर हमने किताबें कर ली फिर हम स्टडी मटेरियल नहीं देखे? मैं कहता हूं देखो, एक बार देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए देखो क्या करना। जैसे मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया, पढ़ लिया हमने, यस, घर पे जाना आराम से उसका स्टडी मटेरियल ओपन करना, सिर्फ पन्ने पलटने का काम रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी कि हाँ यार सारी चीजें कवर हो गई, राइट? तो आपको स्टडी मटेरियल देखना है, मैं जैसे ही एक चैप्टर ओवर करूं इमीडिएटली आप उसका स्टडी मटेरियल उठा लेना, पलटा लेना, सारी चीजें कवर्ड मिलेंगी आपको, ताकि एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। नहीं तो क्या होता है ना दोस्तों, जैसे आपकी एग्जाम पास आई, बैच खत्म हो गई, एग्जाम पास में बीच का जो गैप रहता है ना, उसमें कोई आपका फ्रेंड आपको बोल देता है भाई तूने स्टडी मटेरियल किया है? नहीं, वो यार वो तो करा ही नहीं मैंने। तुम पागल है क्या, पिछली बार 40 नंबर को उसमें से आया था? नहीं यार मैंने तो करा ही नहीं। कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप होगा? एक बार देख लेने का। कभी देख लेने का? इमीडिएट, जैसे ही मैंने चैप्टर करवाया उसके इमीडिएट बाद अपने को स्टडी मटेरियल देख लेने का, राइट? खैर वो पूरा कवर्ड है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बना रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट? मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस है।
आखिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, व्हाट इज माई टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चैप्टर शुरू करेंगे ना, मैं उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाऊंगा। यानी कि क्या होता है, देखो कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने में एक तो इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी है, पहली चीज, और दूसरी चीज ना ये पता चलना चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं ये। जैसे अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ना कुछ कुछ समझ में आया कि जरूरी है कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि पूरी कंपनी इसी पर टिकी हुई है, पूरी बैलेंस शीट। अकाउंटेंट तो बैलेंस शीट बनाता है, लेकिन उस बैलेंस शीट का सृष्टि का रचयिता कौन होता है, फाइनेंशियल मैनेजर, जो जहां से प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करता है वैसी बैलेंस शीट बनती है, वो जहां जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है वैसी एसेट्स की अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, राइट। तो सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए क्यों। तो मैं हर टॉपिक का ना आपको डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसका कहां पर यूज है, राइट। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो मैं छोड़ भी सकता हूं, नहीं पर मालूम होना चाहिए, राइट। नहीं क्या सीए बन गए अपन, इंटरव्यू में बैठे और उन्होंने आपसे पूछा कि लेवरेजेस क्या होता है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला तो मालूम है, बट अभी इसको लगाना कहीं ये नहीं मालूम। तो ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, राइट। और दुनिया में क्या होता है, सिर्फ पास होना काफी नहीं है, पास होने के बाद भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा बड़ी चीज है, उससे आपकी फ्यूचर की प्रोग्रेस होती है, राइट। क्या जो ऑल इंडिया रैंकर 1 होता है उसका ऑल ओवर इंडिया में 10 ईयर्स डाउन द लाइन की बात कर रहा हूं मैं, 10 ईयर्स डाउन द लाइन AIR 1 का ज्यादा पैकेज होगा, जिसका नॉलेज ज्यादा है उसका ज्यादा पैकेज होगा, जिसका नॉलेज ज्यादा है ना उसी का ज्यादा पैकेज होगा, क्योंकि कंपनी भी समझ जाती है कि यार ये बंदा टैलेंटेड है, इसको ना जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना भी आते हैं। वो जो है वो पढ़ाकू विमान था, वो रट्टा मार के पास हो गया, उसका AIR 1 भी आ गया। आपने कभी ऐसा किस्सा भी सुना होगा कि ऑल इंडिया रैंक 1, जॉब में पैकेज लगा 24 lakhs, और 1 महीने बाद कंपनी ने नमस्ते कर लिया कि प्लीज, अब हमको पता चल गया आप कैसे AIR 1। यस, ये रियल किस्सा, आपको नहीं मालूम क्या कि ये एक्चुअली रियल किस्सा है। तो क्या होता है कि हमें पास भी होना है, डेफिनेटली हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन नॉलेज इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। उस पर भी मैं फोकस करता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या सिखाऊंगा कि हम चैप्टर पढ़ के और इसका आखिर जरूरत कहाँ पर है, क्या है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस समझेगा। यानी एक ऐसा विशाल का एग्जाम्पल दूंगा जिसके अंदर वो पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ताकि आपको 360 डिग्री वो चैप्टर उसी एग्जाम्पल के अंदर देखने को मिले, राइट। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगी। अब इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे विच कम्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल, RTPs और पास्ट एग्जाम पेपर्स एंड सो ऑन, राइट। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि चलो इतना सब मैंने पढ़ लिया, पर जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो आप इतना सारा नॉलेज कैरी करके नहीं ले जा सकते हो। क्या रहता है, पढ़ते वक्त तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही दिन तो मिलता है रिवाइज करने का। अब उसमें आप कितना कितना रिवाइज कर लो कि अच्छा आपने तो एग्जाम्स दे रखी, तो आपको मालूम है कि जो एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करते हैं ना, वही काम में आता है। उसके 3 महीने पहले जो पढ़ा हुआ है वो अच्छा लगता है, बाकी काम में वही आता है जो एक दिन पहले पढ़ा हुआ है। आप इसको ऐसा समझो, आपने ग्रुप 1 की एग्जाम्स दिए क्या, ओके। सपोज करो कि आपका ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर है ना, टैक्सेशन का पेपर है, और आपने क्या करा, आप उसके पिछले वाले पेपर को 5 बजे छूटे। टैक्सेशन का पेपर अभी एक दिन की गैप के बाद है, राइट। आप 5 बजे छूटे, आप 6 बजे तक घर पर पहुंचे, आकर आपने आराम किया, यार बहुत थक गए। अगले दिन आप सुबह उठे 8-9 बजे, आपने एक आध वेब सीरीज निपटा दी, पढ़ाई नहीं करी आपने, वेब सीरीज। अब उसके बाद अगले दिन फिर से उठे, 2 बजे अपना पेपर है, ने कुछ पढ़ाई नहीं करी, और हम टैक्सेशन के पेपर में एग्जाम में पहुंच गए। कितने मार्क्स आएंगे, क्या कुछ लिख पाओगे, नहीं। यानी सपोज करो कि 20-30 नंबर आएंगे मुश्किल से, 20-25 नंबर, है ना। अभी आप पढ़कर गए तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार 50-60 आ जाएंगे, राइट। या अगर आपने सही में स्कोर कर लिया तो 50-60 आ गए होंगे। यानी आप समझ रहे हो कि अगर आपको 50 मार्क्स आते हैं टैक्सेशन के पेपर में, तो आखिरी दिन कितना इंपॉर्टेंट है। द लास्ट डे, T20 मैच में होता है ना स्लॉग आवर्स, आखिरी के आवर्स में चौके छक्के बढ़ते, मैच बिल्कुल पलट जाता है। वैसे ही जो आपके 50 मार्क्स सपोज करो आने वाले टैक्सेशन में, तो 25 मार्क्स का गेम तो किस दिन होता है, आखिरी दिन, लास्ट डे। तो आपका लास्ट डे वेल प्लान्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसमें प्रॉपर कवरेज, जो रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए। यस, आप एग्जाम में कहां गलती कर सकते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे ही आप 5 बजे पेपर देकर बाहर निकले, 5:15 बजे एक फ्रेंड मिला, और यार ये ऐसा हुआ है कभी, और यार ये था क्या, ये तो आता था पर उस वक्त क्लिक नहीं हुआ, और यार ये छोटी सी गलती कर दी। ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ अकाउंट्स में भी हुआ होगा, शायद कॉस्टिंग में भी हुआ होगा, टैक्सेशन में भी, और यार ये था क्या। ओके, ऐसा फैक्टर ना आए, क्योंकि ये फैक्टर लगभग 5 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करता है। 5 मार्क्स
सीधे जैसे ही वो हुआ 5:15 गए आपके 5 नंबर, राइट। अब ऐसे 5 मार्क्स करके 4 सब्जेक्ट्स में कितने हो जाते हैं? 20 मार्क्स। एंड 20 मार्क्स कैन मेक यू और ब्रेक यू, क्योंकि जो 200 मार्क्स की डेडलाइन होती है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा फेल नहीं होता है कभी भी कि यार उसको 100 नंबर ही आ रहे हैं, देख 90 नंबर ही आए, कितने चाहिए थे? 200, कितने आए? 90 मार्क्स आए। ऐसे कोई फेल नहीं होता सीए में जो फेल होते हैं वो कैसे फेल होते हैं? 185, 188, 192, 193। अच्छा, जो पास भी होते हैं वो कैसे होते हैं? 205, 210, तो ऐसे ही होते हैं। मेजॉरिटी आपने पढ़ा हो ना, मीन मीडियन मोड, तो मैक्सिमम बल्क कहां पर रहता है? 200 के आसपास। तो अगर मैं दोस्तों ऐसा कुछ कर दूं आपके लिए कि ये वाला फैक्टर नहीं, अरे यार, यानी वो छोटी सी मिस्टेक जहां पर आपसे वो छोटी सी मिस्टेक होने वाली है, अगर वो आप किसी तरीके से एग्जाम में अवॉइड कर पाए, तो अवॉइड करने से आपके 5 मार्क्स प्लस हो जाएंगे। यस, और टाइम भी सेव होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है और इमीडिएटली क्लिक हो जाता है। एग्जाम में हो जाती है गलती, 2 पेज भर दिए हमने और क्लिक होता है, अरे यार, फिर क्या करते हैं? कट कट, गए 10 मिनट, तो 10 मिनट यानी वो तो बहुत सारे प्रीशियस टाइम, राइट। तो मैं क्या करूंगा ना, आपके लिए एक काम और करूंगा, जो आपसे एग्जाम में कॉमन पिटफॉल्स हैं, गलतियां होने वाली है कि ऐसा फैक्टर नहीं आया, वो सारी चीजें मैं हाईलाइट करूंगा, लिखवा दूंगा। तो आखिरी दिन जब आप उन हाईलाइटेड मिस्टेक्स को पढ़कर जाओगे, तो आप वो एरर्स को अवॉइड कर जाओगे और 5 नंबर भी आपके प्लस हो गए। तो बस यही तो चाहिए सीए में, यही तो प्लस चाहिए। बाकी मेहनत तो हर कोई करके जा रहा है, पढ़ जो आप रहे हो वही दूसरा भी पढ़ रहा है, हर कोई वही पढ़ रहा है, लेकिन ये मिस्टेक्स ना हो, राइट। तो दोस्तों आखिरी चीज जो मैं आपके लिए करूंगा वो ये 3 काम करूंगा। सबसे पहला मैंने लिखा LDR, लास्ट डे रिविजन प्लान, कि आपका आखिरी दिन का रिविजन प्लान कैसा होना चाहिए वो मुझे आपको बनवाना पड़ेगा, राइट। नहीं तो क्या होता है, 9 चैप्टर्स हैं इधर, फिर उधर थ्योरी, प्रैक्टिकल, इतना सारा। आपसे अगर एक आध चैप्टर का रिवीजन छूट गया तो फिर वो गया एग्जाम में, उसका क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं होगा। और 5 मार्क का सपोज आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसमें, अदरवाइज काश रिवाइज कर लेते तो 3 मार्क्स आ जाते, 4 मार्क्स आ जाते, राइट। तो लास्ट डे रिवीजन प्लान आपका वेल प्लान्ड हो, वैसा मैं आपको बनवा कर दूंगा। लास्ट डे रिवीजन प्लान की क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं रिवाइज करना है। लास्ट डे रिवीजन प्लान में क्या होगा, 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रिटिकल क्वेश्चंस, और आप कहां पर मिस्टेक्स कर सकते हो वो होगा, राइट। कॉमन पिटफॉल्स की तरफ हम ध्यान देंगे, पढ़ते पढ़ते आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ यार ये मिस्टेक मुझसे हो सकती थी, पर अच्छा हुआ मुझे ध्यान रह गया। एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ये एक बहुत ही खास फीचर है दोस्तों, एडवांस लेवल क्वेश्चंस। जब आपने सेवेंथ क्लास 7th स्कूल में पहुंच जाओ आप वापस, जब अपने क्लास 7th आप पढ़ रहे थे, तब क्लास 7 थोड़ी टफ लगती थी, यस, पर पास करिए आपने और अपने क्लास 8th में आए और थोड़ा पढ़ने लगे तो क्लास 7th आपको इजी लगने लगे। यानी दुनिया का सिंपल सा रूल है कि जो अभी आप एग्जाम दे रहे हो ना, वो आपको थोड़ी सी टफ लगती, लेकिन जैसे ही आप इस एग्जाम को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो वो लगता है ये क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था। तो हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम में पेपर टफ नहीं लगे उसके लिए हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी यहां पर करेंगे। तो ऐसा करने से आपको एग्जाम के पेपर का लेवल ऑटोमेटिकली 1 नॉच बिलो दिखेगा, एक लेवल डाउन दिखेगा, और वो आपको इजी लगने लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, हम जब पढ़ते हैं तो हम 2 तरह की कॉपीज बनाते हैं, एक होती है यहां पर कॉन्सेप्ट नोटबुक और दूसरी होती है सॉल्यूशंस कॉपी। अगर आपने कॉस्टिंग भी मुझसे कर रखा है तो फिर तो आपको पैटर्न क्लियरली पता होगा, राइट। मैं क्या करता हूं, एक बनाता हूं कॉन्सेप्ट नोटबुक। कॉन्सेप्ट नोटबुक में मैं क्या करवाता हूं, ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स है, सब कॉन्सेप्ट नोटबुक में लिखवाता हूं। कॉमन पिटफॉल से कहां गलती हो सकती है, क्या चीजें ध्यान रखना एग्जाम में, वो सब कहां लिखवाता हूं मैं, कॉन्सेप्ट नोटबुक। रफली 150-200 पेजेस की कॉन्सेप्ट नोटबुक बनती है। इसका फायदा ना आखिरी दिन भी मिलता है। कैसे? आखिरी दिन आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने, आप कैसे कर लोगे? कॉन्सेप्ट नोटबुक रिवाइज कर ली, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज भी होंगे। 1 मिनट प्लीज, ये कोई फॉर्मूला बुक नहीं है। फॉर्मूला बुक अगर आपने इसको कर दिया, कह दिया, तो आपने इसकी तौहीन कर दी। फॉर्मूला बुक में सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं होंगे, इसमें फॉर्मूला होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स होंगे, कॉमन पिटफॉल्स होंगे। क्या बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में, वो होगा। ये सारी चीजें किसके अंदर होंगी, कॉन्सेप्ट नोटबुक के अंदर। सॉल्यूशंस कॉपी में क्या होगा, जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वो होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब आपको आखिरी दिन का रिवीजन भी मैंने यहां पर ही बता दिया। कॉन्सेप्ट नोटबुक आपको पूरी रिवाइज करनी है और सॉल्यूशंस कॉपी के अंदर जो अपनी नोट्स हैं उनके सॉल्यूशंस होंगे, राइट। आपको सारे क्वेश्चन तो करने का टाइम ही नहीं मिलता आखिरी दिन, राइट। तो मैं उसके अंदर जो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है वो आपको मार्क करवाऊंगा, है ना। ओके, अब दोस्तों क्योंकि हम फास्ट ट्रैक बैच पढ़ रहे हैं और मेरे ऊपर भी वही रहता है कि इसको थोड़ा सा लेस नंबर ऑफ लेक्चर्स में करवाना है एज कंपेयर टू द रेगुलर बैच, और आपकी भी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि सर फटाफट करवा दीजिए, लेकिन आपकी एक और एक्सपेक्टेशन रहती है क्या, सर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज
नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, वो प्रपोजल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट नोटबुक है हम नहीं बनाएंगे, मतलब बनी बनाई रहेगी। विच मीन्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पर जो कॉन्सेप्ट नोटबुक है ना वो मेरे पास बनी हुई है, लिखे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूलाज, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो सब लिखा हुआ है, राइट। मैं अगर उसको एक एक चीज को लिखवाऊंगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि डेट इतना, प्रेफरेंस इतना, रेशियो इतना, टैक्स रेट इतना, एंड सो ऑन, तो उसको लिखने में हमारा टाइम जाएगा। उसकी जगह मैं उसको सीधे फ्लैश कर दूंगा यहाँ पर, तो आपका टाइम सेव हो गया, और वो जो नोटबुक है वो आपको मिल जाएगी, राइट। आपके पास दो चॉइस है ना, मतलब क्लास के अंदर तो हम उसको नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्लास का टाइम ज्यादा जाएगा। आप चाहे तो सीधे जो मेरी बनी बनाई नोटबुक है वो आप यूज कर लें, आप चाहे तो फिर खुद से उसको घर पर नोट कर ले, खुद की कॉन्सेप्ट कॉपी बना ले, राइट। लेकिन जो मैं बनाकर दूंगा उससे अच्छी नहीं बन पाएगी आपकी, क्योंकि मैंने उसको वेल रिसर्च तरीके से और उसके अंदर डायग्राम्स, कार्टून्स और ये सारी चीजें भी डाल रखी है, राइट। तो कॉन्सेप्ट नोटबुक आपको प्री प्रिपेयर्ड मिलेगी, यानी पहले से ही मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। सॉल्यूशंस कॉपी जरूर हम बनाएंगे, तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कॉन्सेप्ट हमको कैसे समझ में है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सेव सम टाइम, है ना, ओके दोस्तों। हाँ तो सर फाइनली ठीक है, अभी समझ में आ रहा है हमको कुछ कुछ। फाइनली ड्यूरेशन इस बैच में कितना लगेगा? सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 35 लेक्चर्स में इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे। मैं 35 बोल रहा हूँ तो इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 35 टू 40। थोड़ा सा मार्जिन मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं हार्ड डेडलाइन पर काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एट द सेम टाइम क्वालिटी आपको वही देनी है जो कि रेगुलर बैच की, राइट। बट वही रेगुलर बैच को मुझे कम समय में करना है। बट यस, आई विल मेक श्योर कि मुझे 2-3 लेक्चर ज्यादा लग जाए, आई डोंट केयर, बट क्वालिटी रिटेन होनी चाहिए, क्योंकि मेरे 2-3 लेक्चर मतलब 4-5-6 घंटे, पर मेरे 6 आवर्स आपके 6 मंथ्स सेव कर जाएं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये था हमारा एफएम का इंट्रोडक्शन। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। चैप्टर्स मैंने पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स आपको बता दिए हैं। वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लेवरेजेस। लेकिन इससे पहले कि मैं लेवरेजेस के चैप्टर की शुरुआत करूं दोस्तों, मैं यहां पर लेवरेजेस चैप्टर में आपको उसके पहले मैं आपको ना बेसिक्स सिखा देता हूं। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? बेसिक्स, है ना, ओके। तो एफएम से रिलेटेड बेसिक्स मुझे इसलिए सिखाने पड़ते हैं ताकि ऐसा नहीं हो कि किसी स्टूडेंट का बेसिक वीक हो और फिर उसको आगे की चीजें समझ में नहीं आए, राइट। तो हम बेसिक सीख रहे हैं, बहुत ही बेसिक है। ये रही कॉन्सेप्ट नोटबुक दोस्तों। ये नोटबुक आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो इसी नोटबुक को यूज कर लें और आप चाहें तो उसको खुद से घर पे बना लें। जैसे क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने एक इनकम स्टेटमेंट बना रखा है, राइट। तो हमारा लिखने का समय यहाँ पर सेव हो गया, हम इसको गो थ्रू पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं एफएम में आपको बेसिक्स सिखा रहा हूं, है ना। जब मैं बेसिक्स सिखा रहा हूं तो इसमें कुछ बेसिक्स आपके कॉस्टिंग से भी आएंगे, जो ग्रुप 1 में कॉस्टिंग है ना वहां से भी आएंगे। लेकिन किसी ने ग्रुप 1 का कॉस्टिंग नहीं पढ़ रखा हो, वीक हो, व्हाटएवर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स और मैं वैसे पढ़ा रहा हूं, तो कुछ कुछ ओवरले हो सकता है, रिपीटिशन हो सकता है। देखेंगे दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटर के साथ तैयार। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला नंबर? सेल्स। कितना? रुपीज 1000। सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? दोस्तों अपन ब्रॉडली समझो कि 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल और दूसरी होती है फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कोचिंग क्लास है, जो हॉल है ना, ओके, इसका जो रेंट मैं पे कर रहा हूं वो रेंट क्या है? वो वेरिएबल है, वो फिक्स है। फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप 3 स्टूडेंट्स हैं या 300 स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो रेंट कैसा? फिक्स पे करना है, राइट। तो कुछ ऐसी कॉस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन को, जब आप चलाते तो कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम कितना है, राइट। तो ये कैसी कॉस्ट कहलाती है? फिक्स कॉस्ट कहलाती है, जिसको वॉल्यूम कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो आपको किताबें मिलेंगी, किताबों की कॉस्ट कैसी? किताबों की प्रिंटिंग की कॉस्ट कैसी? वेरिएबल। मोर स्टूडेंट्स मोर प्रिंटिंग कॉस्ट, लेस स्टूडेंट्स लेस प्रिंटिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके। ये सपोज करो कि आप वीडियो से पढ़ रहे हो और हम आपको पार्सल डिस्पैच कर रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं, कुरियर की कॉस्ट कैसी? वेरिएबल। ज्यादा कोरियर्स ज्यादा पैसा, कम कोरियर कम पैसा। तो आपको समझ में आया कि कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो वॉल्यूम अप होता है तो वो भी बढ़ती है, और एक होती है फिक्स कॉस्ट, जिसको वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, राइट, ओके। एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वैरी करती है या टोटल में वैरी करती है? पर यूनिट वैरी करती। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि अल्फा एकेडमी की आपको किताबें मिली, किताब है ना। सपोज करो किताब की प्रिंटिंग कॉस्ट है 500 रुपीज, 500 रुपए, 500 रुपीज पर बुक। ओके। एक बुक प्रिंट करवाई कितने रुपए लगेंगे? 500। यस, 500। 2 बुक्स प्रिंट करवाई कितने रुपए लगे? 1000। 3 बुक्स में कितने लगे? 1500। 4 बुक्स में कितने लगे? 2000। अमाउंट बढ़ रहा है? यस। पर यूनिट बढ़ रहा है या टोटालिटी में बढ़ रहा है?
टोटालिटी में बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, राइट। लेकिन पर यूनिट अभी भी मुझे जो 5वीं किताब भी प्रिंट करवानी रही, लगे तो उसके एक यूनिट के लिए कितने, 500 रुपए। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो पर यूनिट सेम होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। टोटालिटी में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो वो बढ़ती जाती है, राइट। सपोज करो कि मैं एक शॉपकीपर हूं जो आइसक्रीम खरीदकर बेचता हूं, आइसक्रीम खरीदता हूं और बेचता हूं, तो आइसक्रीम खरीदने की कॉस्ट वेरिएबल हुई या फिक्स हुई, वेरिएबल। क्योंकि मैं एक आइसक्रीम खरीदता हूं 20 रुपीज में, बेचता हूं 25 में। मैं एक आइसक्रीम खरीदूंगा 20 रुपीज लगेंगे, सेकंड आइसक्रीम में भी 20 लगेंगे, थर्ड में भी 20 लगेंगे, फोर्थ में भी 20 लगेंगे। पर यूनिट तो मुझे सेम लग रहा है, लेकिन टोटालिटी में वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती, पर यूनिट सेम रहती, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती जाती। कैसे चेंज होती? वॉल्यूम बढ़ा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। ठीक है, चलो फिक्स कॉस्ट बताइए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है या उसको यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं यूनिट से। यूनिट्स कितनी भी हो, मैंने तो इतना ही लगना है टोटालिटी में। तो फिक्स कॉस्ट टोटल में कैसी रहती है? सेम रहती है, फिक्स रहती है। इज दैट क्लियर? ओके। तो इन कॉस्ट के नाम कैसे पड़े? इनके पर यूनिट के फीचर को देखकर पढ़े या टोटल कॉस्ट को देखकर पढ़े? टोटल कॉस्ट। जो कॉस्ट टोटल में वेरी करे वो वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट टोटल में फिक्स रहे वो फिक्स कॉस्ट। चलिए दोस्तों, सेल्स में से हमने क्या माइनस कर दिया? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या बचा? कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन क्या होता है आप समझते हैं? मतलब कंट्रीब्यूशन आप पहली बार सुन रहे हैं, इसके पहले सुना हुआ है? सुना है? कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है क्या आपने? अरे वाह, चलो। तो कंट्रीब्यूशन यानी क्या होता है? कंट्रीब्यूशन एक तरीके से प्रॉफिट जैसा ही होता है, प्रॉफिट जैसा ही होता है, बट बिफोर डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक बार आपने फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दी, फिर तो वो क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, राइट। तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है कितना? 600। अब इसे कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकवरिंग द फिक्स कॉस्ट। ये हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में मदद करता है, राइट। हाँ जी, 100 रुपीज का सेल्स करा हमने, 1000 रुपीज आए हमारे पास, उसमें से हमने 400 रुपीज किस नाम से खर्चा कर दिए? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के एक दो एग्जांपल दीजिए। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल। ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सेल, ज्यादा रॉ मटेरियल। लेबर की कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल। इज दैट क्लियर? ओके, चलो। अब जो बचा उसे क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। चलो, उसमें से हमने क्या और पे कर दिया? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के 2-3 एग्जांपल्स दीजिए। फैक्ट्री का रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। अच्छा, जो सैलरी है, जो सुपरवाइजर की सैलरी हुई या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हुए उनकी सैलरी हुई, उनको इससे कोई मतलब है क्या कि अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है? नहीं, उनको तो जो देना है वो देना है। नॉर्मली ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी कैसी होती है? फिक्स। जो देना है सो देना है। तो ये सारे हो गए फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल। ये पे कर दिया। अब हमारी जेब में कितने रुपए बचे हैं? 450। इस 450 को हम, अगर आप और मैं भी कॉस्टिंग पढ़ रहे होते तो हम इसे क्या बोलते? प्रॉफिट। याद करो वो दिन, है ना? मार्जिनल कॉस्ट शीट यहां पर आकर खत्म हो जाती है। यस। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी इस 450 रुपीज में से कुछ खर्चे हैं जो करने बाकी हैं। इसे हम बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना है ना, टैक्स तो पे करना है ना, इनकम टैक्स पे। ओके, हम इसे ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं, है ना। वैसे ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटी में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, बट वो बहुत बाद में जाकर आएगा, है ना। अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि ईबीआईटी एंड ऑपरेटिंग इनकम आर वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, कितना आता है दोस्तों? 450, राइट। ओके, अब हम इस पे क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट, है ना। जो हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स में डेट से पैसा रेस करा होगा ना। ओके, सपोज करो कि हमने 750 रुपीज रेस करे होंगे। सपोज ऐसे ही मन से ले लिया मैंने, कुछ भी नंबर, 750 रुपए रेस करे होंगे। उस पर हमने कितना ब्याज दे दिया? 10%। कितने रुपीज हमने इंटरेस्ट पे कर दिया? 75। कितना बचा? अब इसे हम क्या कहेंगे? अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। ये जो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस है, ये देखकर भारत सरकार आ जाएगी हमारे पीछे, लाओ भाई पैसा, तुमने पैसा कमाया, पैसा निकालो, हमारा भी शेयरिंग है उसमें, राइट। हमने कहा ठीक है, टैक्स रेट बोलो कितना है? 40%। तो अब हम 375 का कितना परसेंट दे देंगे? 40%। या वेरीफाई करते जाना, नंबर्स की मेरी कोई गारंटी नहीं है, नंबर्स गलत भी हो सकते हैं। यानी ये आप प्लीज चेक कर लो कि 375 का 40% यही है क्या? आप चेक कर लो, है ना, यही है। ओके, तो 375 का 40% कितना है? 150। 150 हमने पे कर दिया, माइनस कर लिया आपने कैलकुलेटर से, कितना बचा? क्या कहेंगे इस 225 को? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि इन अर्निंग्स ने टैक्सेस का भी पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट तो पहले ही पे कर चुके थे। ये आ गया 225 अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। हमने कहा चलो अभी जो 225 रुपीज आए हैं इससे इक्विटी को दे दें, लेकिन इतने में बीच में कौन आ गया? उसने कहा मेरा नाम ही क्या है?
प्रेफरेंस, आई शुड हैव अ प्रेफरेंस, गिव मी माय डिविडेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को उनका डिविडेंड दे देंगे, राइट। कितने रुपीस दे दिया डिविडेंड, 25, राइट। हमने कहा ठीक है, अब आपका हिसाब किताब हो गया, यानी देखना किन किन का हिसाब किताब कर दिया। डेट वालों को उनका इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड दे दिया, यस। अब जो बचा अमाउंट, खैर कितना बचा, 200 रुपीज, ये सिर्फ किसके लिए, इक्विटी के लिए। अब इस अमाउंट पर किसी और का कोई हक नहीं है, इसलिए पता है इस 200 को हम क्या बोलते हैं, ईएईएस। ईएईएस का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। मैं यहां पे लिख दूं इसका फुल फॉर्म। सो EAES इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये वो अर्निंग है जो कि अवेलेबल है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ओके। हाँ जी, अगर हम इस अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि क्या ये अर्निंग्स किसी एक शेयर होल्डर की, सबकी है, सबकी है। तो हम जब कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे, तो अब जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अर्निंग्स पर शेयर, बिकॉज वी डिवाइडेड टोटल अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर, सो वी गॉट अर्निंग्स पर शेयर, राइट। तो ये हो गया अर्निंग्स पर शेयर, प्रति शेयर कितने रुपए, 5 रुपए। मान लो कि इस कंपनी के मेरे पास 10 शेयर रखे हुए, तो मेरे हर एक शेयर पर इस कंपनी ने कितने रुपए कमाए हैं, 5 रुपीज कमाए, हर एक शेयर पर 5 रुपीज कमाए। मेरे पास कितने शेयर रखे हुए, 10 शेयर्स, राइट, ओके। मैंने कहा कंपनी कुछ तो डिविडेंड दो, कंपनी ने कहा ठीक है ले जाओ 2 रुपीज का डिविडेंड ले जाओ। हमने कहा आपने कमाए तो हमारे नाम पर 5 है, उन्होंने कहा 1 मिनट पर कंपनी फ्यूचर में चलानी भी है कि नहीं, मैंने कहा चलानी है, प्रोग्रेस भी करनी। तो उन्होंने कहा फिर थोड़ा पैसा तो हमें रखना पड़ेगा ना, ताकि हम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में उसको डिप्लॉय कर सके। मैंने कहा ओके, कम 5 रुपीज आपने मेरे नाम से कमाए, उसमें से मुझे कितना डिविडेंड दे दिया, 2 रुपीज, राइट। तो डीपीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिविडेंड पर शेयर, 2 रुपीज। बचा कितना, इसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। इज दैट क्लियर, ओके। क्या दोस्तों आपको ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्लियर है, ओके। तो आप प्लीज मेरे साथ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बिना देखे, है ना, मैंने स्क्रीन से इसलिए गायब कर दिया, शुरू से लेकर आखिरी तक मुझे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताइए। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू EBIT, नहीं प्रॉफिट नहीं, कॉस्टिंग से बाहर आ जाओ, अब हम FM में आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे EBIT बोलना पड़ेगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू EBT, माइनस टैक्स गिव्स यू EAT gives you EAT, हाँ EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ gives you EAES। EAES को हम डिवाइड किससे कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर से, gives you EPS, अर्निंग्स पर शेयर, उसमें से हम क्या पे कर देते हैं, डिविडेंड पर शेयर, DPS। तो क्या बचता है, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। इज दैट क्लियर, ओके। दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। सपोज करो कि किसी कंपनी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना आ रहा है, 1000, टैक्स रेट कितना परसेंट है, 30%। तो आप मुझे बताइए कि अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितना होगा, कितना आ जाएगा, 3000 या 1300, कितना आ रहा है आंसर, 1428 आ रहा है आंसर, 1428.57, ओके 1428.57 है ना। देखना क्या है, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा, उल्टा पूछा, उल्टा पूछा, है ना। अब आप इस एग्जाम्पल पर आइए, देखो वही एक्चुअली सीधा सीधा तो बहुत आसान है, पूरी दुनिया कर लेगी, बट ICAI क्या करता है, घुमा के दे देता है। तो आपने दोनों तरफ आना चाहिए, हाँ जी। यहां पर सिर्फ इस एरिया पर फोकस करना, ये जो एरिया है ना सिर्फ आप इस पर फोकस करना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ओके। अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना है, 375, इस एग्जाम्पल पर आ जाओ, है ना। 40%, मतलब देखो यार, सरकार भी टैक्स किस पर लेगी, जो आप कमाओगे उस पर लेगी टैक्स। तो जो आपकी बिफोर टैक्स इनकम आ रही वो 375, सरकार ने क्या किया, उसका 40% आपसे ले लिया। तो 375 का 40% कितना होता है, 150, ले लिया टैक्स आपसे। अब जो बचा उसे हम शान से क्या कह सकते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना, कि मैंने जो भी कमाया
जितने भी रुपए कमाए, लेट दैट बी डिनोटेड बाय दैट, लेट दैट बी इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट, 100%। जो भी मैंने कमाया उसका कितना परसेंट उन्होंने टैक्स ले लिया, बचा कितना परसेंट। सो कैन आई से कि ये जो 225 रुपीज का अमाउंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ 375। करके देख लो, करके देख लो, 375 का अगर आप 60% निकालोगे तो यही आएगा। भाई सिंपल सी बात है ना, कि मैंने जो भी कमाया यहां पर उसका 40% आपने मुझसे टैक्स ले लिया, अब बचेगा ही कितना, 60%, राइट। अब ना क्या हुआ दोस्तों कि मैंने ये सारे अमाउंट गायब कर दिए। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 225 है और मेरा टैक्स रेट 40% है, तो बताओ मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना। तो आप क्या बोलोगे, सर टैक्स रेट अगर 40% है तो 100 में से 40 ले गई सरकार, बचा कितना आपके पास, 60%। यानी जो भी आप बोल रहे हो दिस अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट, 60%। तो फिर 100% अमाउंट कितना, 7वीं 8वीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूनिटरी मेथड, चूंकि जमाएंगे, राइट। यानी हम क्या बोलेंगे, सिंस 60% अमाउंट इज इक्वल टू कितना, देयरफॉर 100% आखिर कितना, है ना। आ रहा है क्या आपका सेम आंसर आ गया क्या, ये जो यहां पर लिखा हुआ है 375 आ गया। यस, नाउ लेट्स कम बैक टू रिवर्स कैलकुलेशन एग्जांपल। हाँ, आराम से सोचो, ये देखो कि यहां पर अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस होगा कुछ, आई डोंट नो कितना अमाउंट है बट होगा यार कुछ, माइनस उसमें से क्या होता है, टैक्स, कितना परसेंट है टैक्स, 30%। कुछ अमाउंट यहां माइनस होगा, होगा। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है, 1000। हाँ जी, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, हम बोलेंगे कि लेट द अर्निंग्स बिफोर टैक्स बी 30%, उसमें से टैक्स गया, कितना बचा, 1000 कितने के बराबर है, तो बताइए आंसर कितना आता है, 1428.57 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, कर भी लिया होगा। कैसे वेरीफाई कर लोगे, 1428.57 में से 30% माइनस कर दो, कितना बचेगा वापस, 1000। टैली भी होता है, इज दैट क्लियर, ओके। इसको लिखकर कैसे करते हैं ना एग्जाम में, इसको ऐसा लिखकर करते हैं, दैट अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कितना परसेंट, डिवाइडेड बाय कितना परसेंट, 70%। लेकिन स्टाइल मारना एग्जाम, 70% मत लिखना, कैसे करो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, बात तो एक ही है। तो ये ना, ये आईसीए वाले ना ऐसा सारे स्टाइल मारते, 1 माइनस पॉइंट, ये देखा आपने, हाँ कितना आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाय 0.7 विल गिव यू द सेम आंसर, इज दैट क्लियर। इसको कैसे करते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस को किससे डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस टी से डिवाइड कर देते हैं, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने सीखा किसके बारे में, इनकम स्टेटमेंट के बारे में, सीधा भी सीखा और उल्टा भी सीखा, भी उल्टा और ज्यादा प्रैक्टिस में सीखेंगे। यानी मैं क्या करूंगा ना, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैं आपको डिविडेंड दे दूंगा, थोड़ा बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और आपसे पूछूंगा बताओ बच्चों की सेल्स कितना, नीचे से ऊपर बनाना, इज दैट, जो बंदा नीचे से ऊपर तक बना लेगा तो उसको तो इनकम स्टेटमेंट पूरा ही 360 डिग्री आ जाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे। चलिए दोस्तों, अब 3 टर्मिनोलॉजीज होती है, कौन सी 3 टर्मिनोलॉजीज में, इसके फॉर्मूले छुपा देता हूं, 3 टर्मिनोलॉजीज हम पहले पढ़ते हैं। क्या है वो टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला है डिविडेंड परसेंट, फिर क्या है डिविडेंड पे आउट रेशियो, और फिर क्या है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आया और उन्होंने डिविडेंड परसेंट लिखा, या उन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशियो लिखा, या उन्होंने डिविडेंड यील्ड परसेंट लिखा, तो हमको तो मालूम होना चाहिए ना भाई क्या डिफरेंस है इनमें, इज दैट क्लियर। चलिए, तो हम समझते हैं डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में आखिर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अंबानी जी आए, उन्होंने एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग करी और उसमें उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी 40% डिविडेंड दे रही, कितना परसेंट डिविडेंड, 40% डिविडेंड दे रही। ऐसे होते हैं ना अनाउंसमेंट, दिस कंपनी इन दिस ईयर इज डिक्लेयरिंग 40% डिविडेंड, राइट। एक जो शेयर होल्डर था, अपन भी एनुअल जनरल मीटिंग में बैठे हुए थे, एक शेयर होल्डर अपने पास बैठा हुआ था, वो एकदम खुशी के मारे झूम उठा, 40% डिविडेंड, मैंने अभी तो खरीदा रिलायंस का शेयर 2000 रुपए में, 2000 रुपीज में मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा। अंबानी जी देख कभी बोले अपन सबके सामने कितना परसेंट डिविडेंड, 40% डिविडेंड, 800 रुपए आ जाएंगे। भाई बैठ जा, पहले तो तू बैठ जा, नहीं तेरे को आगे बुला लेंगे अंबानी जी। वो जो परसेंट होता है ना, डिविडेंड परसेंट, वो फेस वैल्यू पे होता है, मार्केट प्राइस पे नहीं होता। उसने हमारी तरफ देखा, ये क्या भाई, हमने कहा देख
फेस वैल्यू अलग चीज है शेयर की, और शेयर का मार्केट प्राइस अलग चीज है। मार्केट प्राइस वो है जिस पे तूने शेयर खरीदा, फेस वैल्यू वो है जिस पर कंपनी ने शेयर उस वक्त शेयर इशू किया था कि हमारे कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू इतनी है ना। हमने कहा फेस वैल्यू सिर्फ दिखाने की होती है, दिखाने की होती है। बाकी तेरे को अगर शेयर खरीदना है तो फेस वैल्यू पर मिलेगा, वो तो गया जमाना, गया जमाना। आज तेरे को शेयर खरीदना है कितने पे मिलेगा, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में, है ना। ओके, पर जब सामने वाला बंदा बोलेगा ना कि कंपनी इज डिक्लेयरिंग 40% डिविडेंड, तो वो तो अपनी फेस वैल्यू पर बोलेगा। जैसे आज आप अपने आप को अंबानी जी की जगह रखो ना, आपने अगर 10 रुपीज पर शेयर दिया है तो आप तो वहीं से चालू करोगे कि हमने तो आपसे कितने लिए थे, हाँ तो हमने तो उसका 40% दिया है अब आपको। अब वो शेयर बाजार में, मार्केट में प्राइस उसका रोज ही चेंज होता है, हमें उससे क्या लेना देना, राइट। तो कंपनी जब भी आती है और डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो वो हमेशा डिविडेंड परसेंट बोलती है कि हम 40% डिविडेंड दे रहे हैं, और वो डिविडेंड किस पर अप्लाई होता है, फेस वैल्यू पर, राइट। तो डिविडेंड परसेंट कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हो कि कंपनी का 30% डिविडेंड है, तो किस पे अप्लाई करना, फेस वैल्यू पर। इज दैट क्लियर, इसको समझ में आ गया, राइट। इसने कहा ठीक है, अब अंबानी जी तो उनकी जगह पर सही है कि उन्होंने तो 10 रुपीज की फेस वैल्यू का ही शेयर दिया, तो वो तो उसका 40% दे रहे हैं, 4 रुपीज डिविडेंड दे रहे हैं। मेरा क्या, तो हमने कहा देख तेरा क्या वो बताते हैं, आ जाओ। कितने में खरीदा था शेयर, 2000 में, 2000 रुपए में खरीदा था। तुझे कितने रुपए मिलेंगे डिविडेंड, 4 रुपए। तो तूने 2000 रुपए लगाए, 2000 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया, और उस पर आपने कितना कमाया, 4। तो आपका रिटर्न 40% नहीं है, वो जो बंदा बोल रहा है फेस वैल्यू पर बोल रहा है, आपका रिटर्न किस पर निकलेगा, 2000 पर जो आपने लगाया मार्केट प्राइस। यस, इसे हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। क्या कहते हैं, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो यील्ड वर्ड है, ये यील्ड वर्ड आपके लिए नया है या इसके पहले भी आपने कभी जिंदगी में यील्ड वर्ड तो सुना हुआ है, यील्ड वर्ड इसके पहले वाली जिंदगी में कभी तो सुना होगा ना। यस, कॉस्टिंग में सुना होगा शायद। कॉस्टिंग में यील्ड का मतलब अलग होता है, एफएम में यील्ड का मतलब अलग होता है। कॉस्टिंग में यील्ड का मतलब होता है कितना आउटपुट, कि इनपुट डाला और 80% यील्ड मिली, मतलब आप समझ गए 100 किलो इनपुट डाला तो 80 केजीज आउटपुट मिला है ना। कॉस्टिंग में यील्ड का मतलब क्या होता है, कितना आउटपुट जनरेट हुआ, राइट। एफएम में यील्ड का मतलब होता है कितना रिटर्न जनरेट हुआ। इज दैट क्लियर, ओके। तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का मतलब होता है कि मैंने कितना रुपया लगाया, उस पर कितना आखिर रिटर्न जनरेट हुआ, राइट। तो दोस्तों हमारे एग्जाम्पल में डिविडेंड यील्ड कितना आएगा, जरा प्लीज मुझे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताइए कितना आएगा हमारे एग्जाम्पल में यील्ड। तो डिविडेंड कितना था, 4 रुपीज था ना डिविडेंड, और बंदे ने कितना लगाया था, 2000। कितना आ रहा है, 0.002 आ रहा है, बस इसको इंटू 100 कर लेंगे, कितना आता है, 0.20%, राइट। 0.20% इज द डिविडेंड यील्ड के जो 2000 रुपए लगा उस पर 0.20% हमें डिविडेंड यील्ड मिला, राइट। एफएम में यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, डिविडेंड के फॉर्म में कितना रिटर्न मिला, 0.20% रिटर्न मिला। इज दैट क्लियर, ओके। देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। बेसिकली दोस्तों ये जो एग्जांपल मैंने इनकम स्टेटमेंट का आपके सामने लिया था, इसमें कंपनी ने कमाया कितना रुपया था, है ना, पर कंपनी ने डिविडेंड पे कितना करा, रुपीस, 2 रुपीस। यानी जो कमाया उसका कितना प्रतिशत पे आउट कर दिया, है ना। 5 कमाया उसमें से कितना पे आउट कर दिया, मतलब कितना परसेंटेज पे आउट कर दिया, 40%। 5 रुपए का नोट है उसमें से हमने 2 रुपए निकाल के दे दिए, मतलब कितना परसेंट पे आउट कर दिया, 40%, राइट। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो में हम क्या करते हैं, डीपीएस अपॉन ईपीएस की, हाँ जितना भी अर्निंग कमाया उसमें से आखिर कितना हमने पे आउट कर दिया। इज दैट क्लियर, ओके। तो दोस्तों ये रहे वो 3 रेशियोज, प्लीज इस पर एक बार गौर फरमाइए। डिविडेंड परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू। सपोज करो कि शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज और कंपनी ने 2 रुपीज का डिविडेंड दिया। अच्छा 2 रुपीज का डिविडेंड तो 2 रुपीज ही रहेगा, यस। लेकिन अगर आप उस डिविडेंड को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो क्या दे देगा आपको, डिविडेंड परसेंट, है ना। ये 2/100 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर में 2/100 करोगे तो आंसर 2% नहीं आएगा, 2/100 आता है 0.02, पर वो डेसिमल में होता है, उसको इंटू 100 करना पड़ता है, तो आंसर परसेंट में कन्वर्ट होता है। इज दैट क्लियर, ओके। हाँ जी, 2 रुपीज का डिविडेंड दिया और कमाया कितना, 5, यानी कितना परसेंट पे आउट कर दिया, 40%, राइट, ओके। 2 रुपीज डिविडेंड मिला पर मार्केट प्राइस कितनी है, सपोज 500, तो कितना परसेंट यील्ड आई, सिर्फ 0.40%। 2/500 करना और फिर इंटू 100 कर देना, ताकि आप आंसर को डेसिमल की जगह परसेंटेज में लिख पाओ। इज दैट क्लियर, ओके। तो क्या आपको ये तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है,
ओके, तो आप एक काम कीजिए, मुझे बता दीजिए 3 फॉर्मूलाज में तीनों के नाम क्या है। सबसे पहला है डिविडेंड परसेंट, फिर है डिविडेंड पे आउट रेशियो, और फिर है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। अच्छा, डिविडेंड परसेंट, अच्छा तीनों में न्यूमरेटर में क्या है? डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। ओके, डिनोमिनेटर मुझे बताना, डिविडेंड परसेंट का डिनोमिनेटर क्या है? फेस वैल्यू, है ना। डिविडेंड परसेंट का डिनोमिनेटर होता है फेस वैल्यू, बिल्कुल सही बोल रहे हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का डिनोमिनेटर क्या होता है? ईपीएस, है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट का मतलब होता है कितना पे आउट किया रहा, तो मैं पे आउट किस में से करूंगा भाई? जो कमाऊंगा उसमें से ही तो पे आउट करूंगा। कमाऊंगा को किससे डिनोट करते हैं? ईपीएस से, राइट। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का बेस क्या होता है? डिनोमिनेटर ईपीएस। और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का बेस क्या होता है? डिनोमिनेटर मार्केट प्राइस। यील्ड परसेंटेज क्या बताता है? रिटर्न, एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताना मुझे कि कंपनी का मैनेजमेंट डिविडेंड परसेंट बोलता है, लेकिन इन्वेस्टर डिविडेंड परसेंट पे ज्यादा फोकस करता है, या इन्वेस्टर तो डिविडेंड यील्ड परसेंट पे फोकस करता है? जैसे आज मैं रिलायंस का शेयर खरीदा हूं, मुझे क्या 40% तो आईटी, मैंने कितना पैसा लगाया और उस पर मुझे कितना आया, तो इन्वेस्टर इस पे फोकस करता है। लेकिन कंपनी बोलती है इससे हमें क्या लेना देना, हमने तो जो आपसे लिया हम उस पर आपको इतना दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, इसके बाद एक रेशियो होता है पीवी रेशियो। अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ रखा है आपको आता ही होगा, राइट। पीवी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, ए का फुल फॉर्म है ऑल्सो नोन एज, है ना, ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन रेशियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि हम एफएम पढ़ रहे हैं, सपोज करो कि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 450। अब अगर मैं यहां पर आपसे नेट प्रॉफिट रेशियो पूछूं, और सपोज करो कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, है ना, यही हमारा नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आया इस एग्जांपल में? आप तो वो बता दो। 45%। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, 450 डिवाइडेड बाय 1000। इज दैट क्लियर? आ गया 45% आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि कंट्रीब्यूशन रेशियो बताओ, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? है ना, कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखोगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कितना परसेंट आता है कंट्रीब्यूशन रेशियो? 60%। इज दैट क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम क्या होता है? पीवी रेशियो, राइट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, है ना। इसका नाम ऐसा क्यों रखा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? क्योंकि प्रॉफिट तो ये भी है, प्रॉफिट तो ये भी है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये भी एक तरीके से प्रॉफिट ही है बिफोर फिक्स कॉस्ट, है ना। बट ये वो प्रॉफिट है जो वॉल्यूम के साथ साथ बढ़ता है और वॉल्यूम के साथ साथ कम होता है ना। वॉल्यूम डबल तो ये भी डबल, और वॉल्यूम आधा तो ये भी आधा, इसलिए ये वो प्रॉफिट है जो वॉल्यूम के साथ अप एंड डाउन होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इज दैट क्लियर? तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, उसे हम कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं, पीवी रेशियो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हमें एक और चीज पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें मोस्टली जो बेसिक्स आ रहे हैं वो वहां से आ रहे हैं, ग्रुप 1 के कॉस्टिंग्स आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि एफएम का जो मैं आपको पहला ही चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके अंदर ये सब यूज होने वाले हैं। पीवी रेशियो यूज हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट यूज हो जाएगा, फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूज हो जाएगा, या आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी वहां पर पढ़ रखा होगा ना, तो वो सब यूज हो जाएगा, राइट। ओके हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सपोज करो कि एक बिजनेस है, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, है ना, और मान लो कि मैं आइसक्रीम सेल करने का बिजनेस करता हूं, है ना। मैं सपोज करो कि आइसक्रीम परचेज करता हूं 20 रुपीज में, और आइसक्रीम सेल करता हूं मैं 30 में, ठीक है। चलो, तो मैं आइसक्रीम खरीद कितने में रहा हूं? 20 में। मैं आइसक्रीम सेल कितने में कर रहा हूं? 30 में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गई 30, और मेरी जो परचेज प्राइस है वो कितनी हो गई? 20 रुपीज पर यूनिट, है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो 20 रुपीज पर यूनिट की जो मेरी कॉस्ट है, जो मैं आइसक्रीम खरीद रहा हूं, वो मेरी फिक्स कॉस्ट है या फिर वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल है, क्योंकि मैंने खरीदी तो लगेगी, नहीं खरीदी तो नहीं लगेगी। एक आइसक्रीम खरीदी 20 रुपए लगेंगे, 2 आइसक्रीम खरीदी 40 रुपए लगेंगे, सो ऑन, ओके। लेकिन ये जो शॉप है इसका मुझे किराया देना पड़ता है। सपोज करो कि इसका रेंट है 6000 रुपीज। ओके, पहला दिन था, मैंने शॉप का शटर ओपन किया, है ना। मेरे कौन सी कॉस्ट तो लग गई? फिक्स कॉस्ट लग गई मेरी 6000। मैंने शॉप का शटर ओपन करा, इस महीने का किराया मेरा गया, 6000 रुपए गए। मैं शॉप ओपन करके 2 घंटे से बैठा हूं, एक ग्राहक नहीं। सामने से एक लड़का उछलता कूदता मेरे शॉप की तरफ आ रहा है और मुझे बोला एक आइसक्रीम दे दो।
खुशी होगी मेरे चेहरे पर? यस। कितने रुपए की खुशी होगी? वो एक आइसक्रीम ले रहा है, कितने रुपए की खुशी होगी? 30 रुपीज की खुशी होगी मेरे चेहरे पर, या 30 में से 20 तो देना ही है, देना ही है। या मैं इधर आइसक्रीम बेचूंगा, मुझे उधर से आइसक्रीम लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली वो 30 रुपए से दिखा रहा है 10-10 के 3 नोट, पर मेरी नजर सिर्फ वो 10 के एक ही नोट पर है, क्योंकि बचे हुए 10-10 के 2 नोट तो मुझे सामने वाले को देने से, जितने ग्राहक आते जाएंगे 30-30-30 देते जाएंगे, बट उसमें से मुझे 20-20-20-20-20 पास ऑन करते जाना है। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरा? 10 रुपीज। गल्ले में 10 रुपए आ गए। 6,000 रुपीज तो मेरे गए थे। 6,000 रुपए का गड्ढा तो मैंने खोद ही दिया था पहले दिन। जैसे ही बिजनेसमैन शुरू करता है काम, तो फिक्स कॉस्ट तो उसका मीटर शुरू हो ही जाता है, राइट? 10 रुपए आते, बोला कॉन्ट्रीब्यूशन आया। क्यों आया कॉन्ट्रीब्यूशन? टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। यार चलो 6,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, 10 रुपए तो रिकवर हुए। एक और लड़का आया, उसने और 30 रुपए दिए, उसमें से 20 रुपीज तो वापस से आइसक्रीम खरीदने में चल जाएंगे, 10 रुपए और आए, इसलिए इसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? 10 रुपीज। भगवान की तस्वीर मैंने शॉप पर लगा रखी, लगानी पड़ती है, राइट? उससे ही सब चलता है। हे भगवान, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, पर मैं ये चाहता हूं, मैं भले ही कमाऊं नहीं कुछ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम मैंने जितने लगाए उतने तो निकल जाए। भगवान उधर से आवाज आई, वत्स बोलो, आकाशवाणी, वत्स बोलो, कितनी यूनिट्स बेचेंगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? हमने कहा मौका है, फटाफट बोल दो, कितनी यूनिट्स बोलेंगे? 600 यूनिट्स। क्योंकि जिस दिन मैंने 600 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम बेच दी, 10 रुपीज करके कितने इकट्ठे हो जाएंगे कॉन्ट्रीब्यूशन? 6,000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा हो जाएगा, हाँ, जिससे मैं 6,000 की फिक्स कॉस्ट दे पाऊंगा। हे भगवान धन्यवाद। कुछ कमाया तो नहीं, पर कुछ गवाया भी नहीं। इज दैट क्लियर? दोस्तों, जो 600 यूनिट्स भगवान जी ने आपसे पूछा था, उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। कि कब आप ब्रेक इवन कर जाओगे, यानी आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा बट लॉस भी नहीं होगा। एक बिजनेसमैन जब भी नया बिजनेस शुरू करता है, क्या कैलकुलेट करता है? क्या मेरा ब्रेक इवन कब आएगा, ताकि एटलीस्ट ऐसा नहीं हो घर से पैसा लाना पड़ जाए। इज दैट क्लियर? अच्छा, कोई आपसे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पूछे, आप क्या बोलेंगे? फॉर्मूला बोल दो, बना दो फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनाओगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय contribution per unit. It will give you the number of units to break even. 600 units. Yes. Is that clear? Okay. तो दोस्तों, break even point is a level of sales at which there is no profit, no loss. In other words, contribution is just sufficient to recover the fixed cost. Is that clear? Okay. हाँ जी, तो सपोज करो कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना? तो यहां पर सेलिंग प्राइस 1000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यानी कंट्रीब्यूशन कितना आया? ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो मुझे बताइए यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट कितना आता है? कितनी यूनिट्स आता है यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट? 50 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? 50 यूनिट्स इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। जिस दिन मैंने 50 यूनिट बेच दी ना, समझो गंगा जी नहाए, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। प्रॉफिट तो ठीक है, आगे की बात है। पहले बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस शुरू करता है, क्या बोलता है? नुकसान नहीं होना मांगता है, राइट? उसके बाद प्रॉफिट जो हो किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा। सो 50 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखिए दोस्तों, 50 यूनिट्स आ रहा है यहां पर आंसर। ओके, अब भगवान जी ने आपसे एक और चीज पूछ ली, बेटा यूनिट्स मत बोल, तू तो मुझे बता कितने रुपए तेरे गल्ले में आना चाहिए, सेल्स। हमने कहा भगवान जी, वो तो बहुत आसान, 50 यूनिट्स हम आपको बोल रहे थे, अब आप यूनिट्स में बात नहीं कर रहे हैं, आप रुपए में बात कर रहे हैं। तो हर एक यूनिट पर मुझे इस एग्जाम्पल में कितने रुपए मिल रहे हैं? 1000। हे भगवान, कितने रुपए का सेल करवा दो, बस कितने रुपए की बिक्री हो जाए? 50,000, 50,000 की बिक्री हो जाए। उन्होंने कहा ठीक, 50,000 का तेरा इस महीने सेल हो जाएगा। तो 50,000 रुपीज भी क्या हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। पर यूनिट्स में हुआ या रुपीज में हुआ? रुपीज में हुआ। इज दैट क्लियर? तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू कैलकुलेट करना, रुपीज में, भगवान जी ने कहा यूनिट्स नहीं, तुम आइसक्रीम वाले हो, कल को कोई और होगा, यूनिट्स नहीं, रुपया बोलो, रुपये, एक यूनिट चलती है उधर, राइट? रुपए बोलो कितने रुपए का सेल्स करवाना है, तो हम क्या बोलेंगे? भगवान जी 50,000 रुपीज का सेल्स करवा दीजिए। तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आ गया? वैल्यू में, रुपीज में, राइट? ओके। जैसे रिलायंस जियो में अंबानी जी ने आपसे पूछा, मिस्टर जी कितने रुपए के टोटल रिचार्ज होने चाहिए ताकि हम ब्रेक इवन कर जाएं? तो हम इनको यूनिट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रुपीज। कि अंबानी जी इतने 1000 करोड़ के अपने रिचार्ज हो गए ना, खर्चे वर्चे सब निकल जाएंगे, राइट? ओके। अगर यही ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आपको निकालना है, तो एक और फॉर्मूला है, एंड दैट इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो ना। यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। सपोज कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, लेट दैट बी इक्वल टू
100%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट हो गई उसका 30%, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना हो गया 70%। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, जो कंट्रीब्यूशन आता है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, या ईबीआईटी बोल लो, है ना? ओके। तो अब आखिर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन, गहरा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब चाहिए, आखिर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए ताकि आपकी ये फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए और ये जीरो आ जाए? द आंसर इज 35,000। सर 35,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी तो कंट्रीब्यूशन टोटल में कितना चाहिए? 35,000 चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां 35,000 चाहिए कंट्रीब्यूशन, तो ऊपर सेल्स आखिर टोटल में कितना चाहिए? 50,000। कैसे निकाल सकते हैं? 35,000 डिवाइडेड बाय 70%, क्योंकि 70% अगर 35,000 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर? एग्जैक्टली। तो इसलिए टेक्निकली उसका फॉर्मूला क्या बना? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के बराबर ही हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और उतने कंट्रीब्यूशन के लिए फिर सेल्स कितना चाहिए ताकि आपका ब्रेक इवन हो जाए, राइट? तो दोस्तों अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू निकालना हो तो एक और फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इज दैट क्लियर? 35,000 अपॉन 70% गिव्स यू 50,000 आंसर, राइट? यानी ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में निकालना हो तो दो रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं। कौन से दो रास्ते? पहला तो कि मैं यूनिट्स में निकाल लूं और फिर उसको कन्वर्ट कर दूं किसमें? रुपीस में, और या फिर सीधे ही मैं क्या कर लूं? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इज दैट क्लियर? ये बातें आ रही हैं कि आपको कुछ समझ में? ओके दोस्तों, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट? एक इंसान था भयंकर पेसिमिस्टिक था वो। मतलब क्या होता था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, उसको लगता था बस दुनिया खत्म ही है। अब देख खत्म, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया अभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा, उससे वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा, अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, फिर इंडिया चाइना भी जुड़ जाएंगे और वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगा और सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब। देखना भी ये दुनिया जाने वाली। इतना मतलब थोड़ा सा ही कुछ हुआ कि वो एकदम इतना नेगेटिव सोचने लगता है। उसने कहीं पेपर में न्यूज पढ़ ली कि बाजार में मंदी है, बाजार में मंदी है, और वो दौड़ा दौड़ा हमारे पास, भाई तू गया दुकानदारी सब तू बंद कर, गया सब, देखना धंधा मंदा हो जाएगा, कोई तेरा आइसक्रीम खरीदने कुछ नहीं आएगा, तेरा सब खर्चा बिर्चा जो जाएगा सब जेब से जाएगा। हमको पहले से ही मालूम था बंदा बहुत नेगेटिव। हमने कहा ठीक ठीक, पर हमने कहा यार बात तो सही, मंदी तो छाने वाली है भाई। हमने कहा यार बॉस अभी अपन कितनी यूनिट सेल करते हैं? 80 यूनिट्स। वो जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें हमारा ब्रेक इवन कितना था? 50 यूनिट्स। यानी देखना अभी आप किन ऊंचाइयों पर बैठे हुए हो। अभी आप यहां पर बैठे हुए हो, कितनी यूनिट का सेल कर रहे हो? 80 यूनिट्स का सेल कर रहे हो। मान लो 80 की जगह 79 यूनिट्स बिकी, क्या आप लॉस में आ जाओगे या प्रॉफिट ही कम होगा? प्रॉफिट कम होता है तो बिजनेसमैन को चलता है। मेन सिद्धांत क्या होता है? बिजनेस कब तक टिका रहता है? जब तक वो लॉस में नहीं जाता, बाकी प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है ना? ओके। 80 की जगह 79 यूनिट्स हुआ, क्या आप लॉस में होंगे? 78 यूनिट्स में लॉस में होंगे? नहीं। 80 से गिर गिर कर अगर आपका 50 यूनिट्स भी सेल हुआ, आप लॉस में नहीं होंगे। तो आप क्या सोचोगे? यार मंदी आने वाली, 80 यूनिट से अगर मैं गिर जाऊं, कितनी यूनिट्स तक गिरने की ताकत रखता हूं मैं? कितनी यूनिट्स तक गिरने की ताकत रखता हूं? मतलब 80 से 50 तक गिरने की ताकत रखता हूं, यानी कितनी यूनिट्स गिर सकता हूं मैं? 30 यूनिट्स तक भी अगर मेरा सेल गिर जाए, आई एम ओके। यानी मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना यूनिट्स है? 30 यूनिट्स इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। माई टोटल सेल्स इज 80 यूनिट्स। आउट ऑफ दैट 50 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन के ऊपर मैं कितना यूनिट्स बेच रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर मैं 30 यूनिट्स बेच रहा हूं। खतरे का निशान है 50 यूनिट्स, उससे मैं कितने ऊपर हूं? खतरे के निशान से मैं 30 यूनिट्स ऊपर हूं। तो 30 यूनिट्स क्या हो गया? मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। इज दैट क्लियर? क्या एक बिजनेसमैन मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखता होगा? अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में? बुरे वक्त आगे आने का जब अंदेशा होता है तो हर कोई क्या देखता है? मैं कितना ऊपर है। जैसे बाढ़ आती है तो इंसान क्या देखता है कि मैं खतरे के निशान से कितना, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आखिर कितना है। पर इस बिजनेसमैन के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी यूनिट्स है? 30 यूनिट्स। अगर आपसे कोई फॉर्मूला बनाने का बोले मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, यूनिट्स का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलेंगे आप? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी की, भाई अभी कितना सेल कर रहे हो, माइनस ब्रेक इवन की क्वांटिटी, द डिफरेंस ओवर एंड अबाउट द ब्रेक इवन इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। इज दैट क्लियर? दोस्तों ये रहा यहां पर फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का। एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी, 30 यूनिट्स इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, है ना? अगर उसे रुपीज में बताना हो,
कैसे बताना है? रुपीज में, कि कितने रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो भी आसान है। अपना सेलिंग प्राइस कितना था उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में? 1000 था, है ना? ओके, तो अभी आप कितने रुपए का सेल कर रहे हो? 80,000 रुपीज का सेल कर रहे हो। वैसे आपका ब्रेक इवन कितने रुपीज पर है? 50,000। यानी आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने रुपीज का है? 30,000। तो अब अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, तो आप क्या बोलेंगे फॉर्मूला? एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू गिव्स यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू। इज दैट क्लियर? देखें दोस्तों क्या है फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, दोनों रुपीज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ओके। अगर कोई आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में पूछ ले, क्या पूछ लिया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंट, हाँ, तो उसका आंसर क्या होगा आप इस एग्जांपल में मुझे बताइए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास कितना परसेंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इस एग्जाम्पल में हमारे पास कितना परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 60%। यस, क्योंकि हम कितना यूनिट्स गिर सकते हैं? 30 यूनिट्स गिर सकते हैं, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 50। यानी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कितना आया? 60%। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है, आंसर 60% रॉन्ग है। एक मिनट, 60% बोला आपने आंसर, भगवान ने आपकी सुन ली। भगवान ने उसको कैसे सुना? अच्छा, ये 60% तक गिर सकता है, इसको चोट नहीं पहुंचेगी, गिराओ इसको, गिराओ 60% गिराओ। तो गिराएंगे कहां से? 80 से। तो जब इंसान यहां से 80 से गिरना शुरू होगा तो 80 का 60% तो ज्यादा नीचे आ जाएगा, हाँ, है ना? एक मिनट, जैसे अंबानी जी ने आपसे कॉल करके पूछा कि मिस्टर सी ये बताओ हमारे बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है, मतलब सामने वाला बंदा क्या जानना चाह रहा है कि कितने से कितने परसेंटेज से हमारा सेल गिर जाए चलेगा। यस, तो एक बात ध्यान रखना, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंट में निकाला जाता है ना, तो बेस ब्रेक इवन पॉइंट को लेते हैं या फिर बेस एक्चुअल सेल क्वांटिटी को लेते हैं? एक्चुअल सेल क्वांटिटी, क्योंकि जब आप गिरोगे तो कहां से गिरोगे? जहां आप हो एक्चुअल सेल से गिरोगे। यस, तो आप मुझे बताइए ना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंट में अगर आपको निकालना है तो यहां पर आंसर कितना है उसका, कि मैं 30 गिर सकता हूं ऑन द बेस ऑफ 50 या ऑन द बेस ऑफ 80? ऑन द बेस ऑफ 80। कितना आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज? 37.5%। मतलब वो जो भी आया उसको इंटू 100 तो आप कर ही लेते होंगे, क्योंकि बिना इंटू 100 के आंसर डेसिमल में आता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको इंटू 100 करते हैं, राइट? हाँ, तो अब अगर आपसे कोई फॉर्मूला बनाने का बोल दे तो आप क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स गिव्स यू एमओएस अपॉन एक्चुअल सेल्स। इज दैट क्लियर? तो एक बात ये हमेशा ध्यान रखना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज जब भी निकालते तो डिनोमिनेटर में ब्रेक इवन आता है, या डिनोमिनेटर यानी बेस एक्चुअल होता है। बेस एक्चुअल होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब गिरते हो आप तो कहां से गिरते हो? एक्चुअल से गिरते हो। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ, अगर यूनिट्स में निकालना हो तो यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, और अगर रुपीज लेना हो तो रुपीज रुपीज रुपीज। एक्चुअल सेल्स इन रुपीज 80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज 50,000 अपॉन एक्चुअल सेल्स, इट विल गिव यू द सेम आंसर। आंसर सेम आएगा परसेंटेज में। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों। हाँ जी, तो बेसिक्स को हमने यहां पर फिनिश किया है। तो बेसिक्स के हमने दो कॉन्सेप्ट आखिरी में पढ़े, एक तो हमने ब्रेक इवन पढ़ा और दूसरा हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा, है ना? ब्रेक इवन अगर कोई आपसे बोले, जैसे आपकी क्लास छूटी मान लो, है ना, उन्होंने रोक के आपको पूछ लिया क्या पढ़ा होता, हमने आज एफएम के बेसिक्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा बेसिक्स में? हमने कहा एक तो हमने सबसे पहले तो सर ने पढ़ाया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताया था, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे सर, राइट? ओके। फिर उसके बाद सर ने सारा चैप्टर्स बताया, क्या चैप्टर्स है, अच्छा चैप्टर्स भी आपको ऐसे कनेक्टेड बताए मैंने पूरा बैलेंस शीट के आसपास, है ना? ओके। फिर उसके बाद सर ने ना बेसिक्स बताया, बेसिक्स में क्या क्या बताया सर ने, बताओ जल्दी। इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट बताया, इनकम स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होता है? सेल से, और आखिरी में सबसे आखिरी नंबर क्या था? रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना, वो पूरा फ्लो, राइट? ओके। फिर उसके बाद ना सर ने हमको समझाया कि डिविडेंड में भी तीन तीन तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है डिविडेंड परसेंट, एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक होता है डिविडेंड यील्ड परसेंट है। वो क्या बात कर रहे हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है बताओ? हमने कहा डिविडेंड परसेंट यानी कि डीपीएस अपॉन फेस वैल्यू, डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि डीपीएस अपॉन ईपीएस, अर्निंग्स में से पे आउट करते हैं, और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज यानी कि डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट। हमने कहा अच्छा अच्छा चल बताओ और क्या बताया? फिर बोले कि सर ने ना पीवी रेशियो बताया, ये क्या होता है पीवी रेशियो? हमने कहा इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, ये क्या होता है?
फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, इट गिव्स यू पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो होता है ना, वैसे पीवी रेशियो होता है। इज दैट क्लियर? नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लेते हैं। और क्या क्या पढ़ा है फिर ना, वो सर ने क्या बताया सर ने, इसके बाद ये हो गया अपना पीवी रेशियो है ना, फिर सीधे ब्रेक इवन ही पढ़ा है मैंने। ब्रेक इवन है ना, हाँ हाँ ब्रेक इवन पढ़ा है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या होता है ब्रेक इवन? डेफिनेशन बोलो ब्रेक इवन। ब्रेक इवन इज अ लेवल ऑफ सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इन अदर वर्ड्स, बिना देखे बोलना है दोस्तों, इन अदर वर्ड्स contribution is just sufficient to meet the fixed cost, right? अच्छा आता है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना? हमने कहा हाँ। कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस लेना, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना, बचेगा क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। इतना आप एक एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कमाते हो, और टोटल आपको कितना कमाना है, फिक्स कॉस्ट जितना कमाना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसा करके आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगी कि इतनी यूनिट्स भगवान बिक जाए, उस पर वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर रुपीस में निकालना हो ब्रेक इवन तो कैसे निकालोगे? तो हमने कहा दो चीजें, अभी अभी आपने पूछा ब्रेक इवन यूनिट्स में, मैं उसी को यूज करता हूं। ब्रेक इवन की यूनिट्स ली और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? सेलिंग प्राइस से, है ना, पर यूनिट से। तो ये आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। और मान लो कि सीधे ही निकालना है, तो फिर फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू का सीधा फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इज दैट क्लियर? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। ओके अच्छा। तो इंसान बस धंधा इसलिए करता है कि ब्रेक इवन तक कमाना है? नहीं, हमने कहा उससे भी ऊपर कमाता है। अच्छा। तो फिर और क्या सीखा है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इज अ लेवल ऑफ सेल्स ओवर एंड अबाउट द ब्रेक इवन। ब्रेक इवन से ऊपर आप जितना भी बेचोगे ना, वो सब कहां जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे पता करना हो मेरा बिजनेस में कितना है, तो कैसे पता करूंगा? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी। ओके, ये तो यूनिट्स में निकला। अगर रुपीस में निकालना हो तो एक्चुअल सेल्स रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल्स के रुपीस। ओके अच्छा। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। ये ध्यान रखना। उसका लॉजिक क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट बताता है कि आप कितना परसेंट से गिर सकते हो, पर गिरते वक्त इंसान गिरेगा वहां से जहां बैठा हुआ है वो, तो एक्चुअल सेल्स से ही गिरेगा ना, कि यार मेरा 10% सेल्स डाउन हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओके, रुपीस वाला फॉर्मूला बोल दो, एक्चुअल सेल्स रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल्स के रुपीस अपॉन एक्चुअल सेल्स के रुपीस। बात तो एक ही, परसेंटेज में आंसर वही आएगा, कितना? 37.5%। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये हमने यहाँ पर एफएम का पूरा इंट्रोडक्शन देखा, और एफएम के हमने ना बेसिक्स देख लिए, क्योंकि जो अगला चैप्टर मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, कौन सा? लेवरेजेस, उसमें ये सारे बेसिक्स काम में आने वाले। इससे पहले कि हम ये लेवरेजेस चैप्टर शुरू करें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ओके।